अध्याय 751 ड्रैगन सिंहासन भाग 1। आध्यात्मिक ऊर्जा और डोमेन लगातार बढ़ रहा था, जबकि लाइट गॉड डोमेन शाश्वत क्षेत्र की शक्तियों के साथ विलीन हो रहा था। अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन एक अति दिव्य उपकरण के रूप में अपनी भूमिका की शक्ति को पूरी तरह से मूर्त रूप दे रहा था, और इसकी प्रभावशाली आभा ऐसी आभा नहीं थी जिसकी तुलना अन्य दिव्य सिंहासनों से की जा सके। डिंग, एक मधुर ध्वनि गूंजी जो हजारों मील तक फैल गई, और अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन अचानक तितर बितर हो गया। शुद्ध श्वेत प्रकाश के 13 कण हवा में उठे। जैसे ही वे हवा में चढ़े, दमन के कारण आकाश में सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। यह ऐसा था मानो कुछ और अस्तित्व में ही ना हो और उसकी जगह 13 नए सूर्यों ने ले ली हो। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, उसकी आंखों में कट्टरता झलक रही थी। उसी समय उन्होंने अपने हाथ उठाए। फॉल माय इटर्नल स्टार। इटर्नल स्टार की वे 13 गेंदें आसमान से उतरते ही गर्मागर्म चमक से चमक उठीं, तेजी से एक के बाद एक लॉन्ग हाओचेन के शरीर में विलीन हो गईं, और उनके एक साथ जुड़ने के बाद उनका 500 मीटर लंबा शरीर तेजी से हिल गया। जब तक 13वां शाश्वत तारा उसके शरीर में विलीन हो गया, तब तक वह पहले ही एक सामान्य व्यक्ति के आकार में वापस आ चुका था और उसे अब कोई भ्रम महसूस नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने अभी भी अपना दिव्य गेंदा कवच पहना हुआ था, लेकिन अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन पूरी तरह से गायब हो गया। अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी छाती पर पटकते हुए लॉन्ग हाओचेन ने प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के सभी शूरवीरों को शूरवीर की सलामी दी। बजना, 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 ये ध्वनि रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे में गूंज उठी। ये नाइट टेम्पल की किले के सभी शूरवीरों की प्रतिक्रिया थी। न केवल ये शूरवीर, बल्कि हवा में 3 दिव्य शूरवीर भी। इस क्षण से लॉन्ग हाओचेन न केवल नए महासंघ के अध्यक्ष थे, बल्कि 6 दिव्य शूरवीरों के नेता, महिमा और नेतृत्व के अभूतपूर्व दिव्य शूरवीर भी थे। पिताजी, मैंने इसे बनाया है। लॉन्ग हाओचेन ने लॉन्ग जिंग्यू की ओर देखा, जिसने उसे धीमी निगाहों से देखा। उसकी आंखें संतुष्टि, उत्साह और भ्रम जैसी जटिल भावनाओं से भरी थीं। हान यू और झांग फैनफैन की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। अपने दिव्य सिंहासन वापस लेने से पहले वे दोनों लॉन्ग हाओचेन के किनारों पर पहुंचे, उसे पकड़ लिया और हवा में फेंक दिया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अपने 2 भाइयों के जश्न में शामिल नहीं हुए। एक झटके के साथ वह उसकी तरफ लौटा और धीमी आवाज में कुछ कहने के बाद हान यू और झांग फैनफैन के भाव एक ही समय में बदल गए। उन तीनों ने लॉन्ग जिंग्यू का अभिवादन किया और फिर तेजी से रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे की ओर उड़ान भरी। लॉन्ग जिंग्यू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। वह तेजी से उनके पीछे पीछे चला गया। हालांकि 4 दिव्य शूरवीरों ने लंबे समय तक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर उन्होंने जो विस्मय पैदा किया, उससे नाइट टेम्पल के ताकतवर लोगों का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। काय, जब लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों के पास लौटा तो उसने अधीरता से उसे पुकारा। कायर एक झुंड की तरह था जो लॉन्ग हाओचेन को घेर रहा था, तेजी से उसके आलिंगन में घुस गया, उसे कसकर गले लगा लिया। वह नहीं बता सका शब्द। उन दोनों के बीच केवल सबसे घनिष्ठ संबंध थे, और फिर लॉन्ग हाओचेन 1 महीने से अधिक समय के लिए गायब हो गए। कायर के लिए ये कितनी बड़ी यातना थी। वह मजबूत बनी रही, नहीं चाहती थी कि उसके साथी घबराएं। आखिरकार लॉन्ग हाओचेन यहाँ नहीं थी, वह उप कप्तान थी। लेकिन जब उसकी प्रेमिका अंततः सफल हो गई और वापस लौट आई, उसने अब अपनी भावनाओं को नहीं दबाया। लॉन्ग हाओचेन ने कायर को कसकर पकड़ लिया, धीरे से उसके लंबे बालों को सहलाया। दूसरों ने न देखने का नाटक किया और अपना सिर घुमा लिया। कायर की पीठ को छूते हुए लॉन्ग हाओचेन ने गहरी आवाज में घोषणा की, मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं बहुत लंबे समय से परीक्षा में हिस्सा ले रहा हूं, जिससे हर कोई चिंतित है। लेकिन मुझे डर है कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हाओ यू पहले से ही अपनी खुद की टूटन को दबाने में असमर्थ है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, अन्यथा हम समय पर नहीं पहुंचेंगे। मूल रूप से हर कोई लॉन्ग हाओचेन की वापसी के उत्साह और खुशी में डूबा हुआ था। उसे यह कहते हुए सुनकर उनके भाव तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने पहले लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण किया था और कई बार हाओ यू दुनिया के मरे हुए प्राणियों का सामना किया था। वे बहुत स्पष्ट थे कि ये मरे हुए जीव कितने भयानक थे। एक समय ऐसा भी था जब हाओ यू की शक्ति लगभग पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। बाधित होने के बाद उसकी जीवन शक्ति लगभग घायल हो गई थी। हाओ यू की ताकत दानव देव स्तंभों को नष्ट कर सकती है और इसका विकास होप डेमन हंट स्क्वाड के पूरे डिमेग्लो के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। बॉस, हम तैयार हैं। लिन शिन के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी।
उसके रूप रंग को देखकर यह स्पष्ट था कि उसकी खेती में सुधार हुआ है। उन सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की बातें सुनने के बाद उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। यहाँ तक कि हान यू और झांग फैन भी कोई अपवाद नहीं थे। मरे हुए सेना वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन उनका डिमेग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड अतीत से अतुलनीय था। विशेषकर सभी ने अभी अभी अपने उपकरण बदले थे। उनमें से कौन बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा? उन्हें भी अपनी नई टीम की ताकत का एहसास हो सकेगा। कैयर भी लॉन्ग हाओचेन के आलिंगन से अलग हो गई, उसका प्यारा चेहरा लाल हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। लॉन्ग हाओचेन ने लॉन्ग जिंग्यू की ओर रुख किया और कहा, पिताजी, मेरा माउंट दूसरे विमान का प्राणी है। यह अपना विकास पूरा करने वाला है और यह आखिरी बार संभव है। मैं अपने साथियों को उसकी रक्षा के लिए ले जाऊंगा। लॉन्ग जिंग्यू को उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का परीक्षण पूरा करने के तुरंत बाद चला जाएगा और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ चिंता के साथ पूछा, क्या आपका शरीर इसे झेल सकता है? लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय अपनी चरम स्थिति में हूं, कोई समस्या नहीं होगी। हम 1 मिनट में वापस आ जाएंगे। ये लंबा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग जिंग्यू ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। लॉन्ग हाओचेन ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई। आने वाली लड़ाई में सिर्फ उसके साथी ही आत्मविश्वास से भरे नहीं थे, बल्कि वह भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास सूर्य, चंद्रमा, दिव्य घोंघा ढाल और अनंत काल और सृजन दिव्य सिंहासन था। भले ही उसे दानव देवता सम्राट का सामना करना पड़ा, फिर भी उसमें उसे चुनौती देने का आत्मविश्वास था। इसके अलावा वह अभी भी अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में था और उसकी साधना बढ़ती रहेगी। आपके वर्तमान दायरे में डिफ्यूजन जब सफलतापूर्वक फ्यूज हो जाता है तो संभवतः 9वें चरण की चौथी रैंक को तोड़ देगा। लॉन्ग हाओचेन के माथे पर एक बैंगनी चमक उठी। 9 बैंगनी पैटर्न एक रहस्यमय चमक के साथ चमक उठे। लॉन्ग हाओचेन की छाती लगातार चमकती रही और प्रकाश के 9 छल्ले उसके साथियों पर गिरे। यह महाकाव्य स्तर का उपकरण कौशल था जिसे उन्होंने डेमन स्लेयर ट्रांजैक्शन सेंटर फ्लैश डोमेन से खरीदा था। फ्लैश डोमेन के प्रभाव के तहत डिमेग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड के प्रत्येक सदस्य ने अपने पैरों के चारों ओर एक चांदी सफेद प्रभामंडल प्राप्त किया। तुरंत लॉन्ग हाओचेन के माथे पर बैंगनी सुनहरा पैटर्न चमकदार ढंग से चमक गया, तुरंत फ्लैश डोमेन के चांदी सफेद रंग में विलीन हो गया। अगले ही पल फ्लैश डोमेन पूरी तरह से सुनहरे बैंगनी रंग में बदल गया। अध्याय 752 ड्रैगन सिंहासन भाग 1। लॉन्ग हाओचेन को केंद्र में रखते हुए चमक एक बार फिर चमक उठी और सभी के पैरों के नीचे का आभामंडल जगमगा उठा। जगह खुल गई और वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। लॉन्ग जिंग्यू भी एक दिव्य शूरवीर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लॉन्ग हाओचेन द्वारा किए गए हर काम की कठिनाई को जानता था। तात्कालिक फ्लैश डोमेन केवल उसके और उसके साथियों के बीच संबंध को मजबूत कर सकता था। दूसरी ओर सामूहिक टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर था। 9 लोगों के साथ वे अंतरिक्ष में घुस गए और विमानों को पार करना शुरू कर दिया। भले ही उसके पास निर्देशांक हो, यह बहुत जोखिम भरा था। यहां तक कि स्टाररी स्काई सेंट नाइट लॉन्ग हाओयू ने भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। लॉन्ग हाओचेन स्वाभाविक रूप से डरते नहीं थे। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के पास खुद को अंतरिक्ष के माध्यम से स्थानांतरित करने का चमत्कार था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी वर्तमान खेती और उसके डोमेन पर नियंत्रण एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। भी के स्थानिक अशांति में प्रवेश करने के बाद लॉन्ग हाओचेन के शरीर से तुरंत जेड जैसी सफेद चमक निकली, जिसने सभी को अंदर से ढक लिया, जिससे प्रकाश की एक सफेद बाधा बन गई। उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ सांसें लेने में जितना समय लगा, वे पहले ही एक बार फिर अंतरिक्ष से होकर उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां हाओयू था। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन और उसके साथी अंतरिक्ष परिवहन से अलग हो गए। यद्यपि वे मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी जब उन्होंने अपने सामने स्थिति देखी तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। दूर से पहाड़ मरे हुए प्राणियों से भरे हुए थे, और न केवल जमीन पर बल्कि हवा में भी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्थान मरे हुए प्राणियों से भर गया हो। इस बार हाओयू गुफा में विकसित नहीं हुई, बल्कि केवल एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर शांति से रेंगती रही, जिससे उसके शरीर पर गहरी बैंगनी सोने की चमक दिखाई दी। उसके कुछ 100 मीटर के भीतर सभी मरे हुए जीव तुरंत बैंगनी सुनहरी आग में बदल गए। एक तिनका भी नहीं बचा था। लॉन्ग हाओचेन के 10 लोगों के समूह की अचानक उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से मरे हुए प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। तुरंत मरे हुए प्राणियों ने उन पर हमला कर दिया।
अपने पंख फड़फड़ाते हुए कम से कम 1000 उड़ने वाले शैतान कठपुतलियां आकाश में उड़ गईं और उनकी ओर एक गहरे हरे रंग की अर्धचंद्राकार चमक बिखेर रही थी। हालांकि मरे हुए जीव हमला कर रहे हैं, हाओयू के पास कोई राजा स्तर का बिजलीगर मौजूद नहीं था। वे कम से कम खेती के चौथे या पांचवें चरण में थे और वे अभी आए थे। हाओयू पर हमला अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया था। लॉन्ग हाओचेन ने अपना बायां हाथ उठाया और बहुरंगी रोशनी की एक परत प्रकाश के एक बड़े अवरोध में बदल गई, जिसने हाओयू सहित सभी को घेर लिया। अर्धचंद्राकार चंद्रमा की हरी रोशनी ने रंगीन प्रकाश अवरोध पर बमबारी की, लेकिन एक लहर भी नहीं बनी। हाओयू का शरीर बैंगनी सुनहरी चमक से चमक रहा था, जिससे लॉन्ग हाओचेन को अपनी भावनाओं में कुछ उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उनके आगमन के कारण उन्हें अपनी पूरी शक्ति से बाधा को तोड़ना पड़ा। मूल रूप से हाओयू अभी भी अपनी सफलता को दबाने में सक्षम थी, इसलिए उसे इतनी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि विनाश वृक्ष के पौधे को निगलने के बाद उसकी ताकत तुरंत एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। अपनी ताकत के साथ भी वह इस ब्रेक को अब और नहीं रोक सका। हाओयू ने लॉन्ग हाओचेन को जो संदेश दिया वह बहुत सरल था, इस समय को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। हाओयू ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लॉन्ग हाओचेन पर पूरा भरोसा था। हालांकि फ्लाइंग डेविल पपेट्स के हमले असंख्य थे। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल के लिए एक प्रकाश अवरोधक में तब्दील हो गया। ये निस्संदेह एक तितली थी जो एक पत्थर के खंभे से टकरा रही थी। इटर्निटी क्रिएशन डिवाइन थ्रोन टेस्ट पास करने के बाद लॉन्ग हाओचेन अभी भी सिंहासन के साथ विलय की प्रक्रिया में था और वह तुरंत इस स्थान पर पहुंच गया। परिणामस्वरूप उसका दाहिना हाथ अभी भी 8 रंगों वाली चमकदार तलवार को पकड़े हुए था। इस समय वह अपने साथियों की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक मित्र से मिलवाता हूं। जैसे ही वह बोला, उसने राजा की तलवार हवा में फेंक दी। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ 12 पंख फैल गए। येटिंग सबके सामने आए। जब उन्होंने इस अद्वितीय स्त्री को देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। येटिंग को चंद्रमा की रानी का शरीर विरासत में मिला। इसके अलावा उसके अपने विशेष गुण थे, चाहे वह उसकी शक्ल हो या स्वभाव। वह कयिर से बिल्कुल ही नहीं था। उसे देखकर कयिर चौंक गई। उसने लॉन्ग हाओचेन को भ्रमित दृष्टि से देखा, लेकिन उसने उस पर संदेह नहीं किया। भावनाओं के संदर्भ में उसे लॉन्ग हाओचेन पर पूरा भरोसा था। उनके लिए एक दूसरे के दिलों को थामना और भी संभव हो गया था। लॉन्ग हाओचेन ने कयिर का हाथ खींचते हुए येटिंग से कहा, अपनी भाभी का सम्मान करें। येटिंग ने कयिर की ओर झुकते हुए मीठी मुस्कान दी, हेलो भाभी, मैं लॉन्ग येटिंग हूं। दूसरों के हाव भाव अजीब हो गए और लिन शिन सिमा जियान के कान में फुसफुसाए बिना नहीं रह सके, बॉस वास्तव में दबंग है, इस महिला को सीधे उपकप्तान को देखने के लिए वापस ला रहा है। सिमा जियान ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, हम इस संबंध में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। चेन यंग र ने हंसते हुए कहा, आप दोनों बकवास कर रहे हैं, सावधान रहे कि कै र आपके सामने न आए। क्या बॉस उस तरह का व्यक्ति था? लेकिन लॉन्ग येटिंग ये थोड़ा परिचित क्यों लगता है? इस समय कयिर भी आश्चर्यचकित चेहरे के साथ इस खूबसूरत लड़की को अपने सामने देख रही थी। तुम बाहर मरे हुए सेना दबाव डाल रही थी, इसलिए लॉन्ग हाओचेन ने उसे अनुमान नहीं लगाने दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इट्स येटिंग। उस समय की बात करें तो जब उसे दानव देवता सम्राट ने मार डाला था तो उसका शरीर मौलिक था। वह नष्ट हो गया था और उसकी आत्मा का केवल एक निशान ही जीवन और सृजन की तलवार से जुड़ा था। जब तक मैंने अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से परीक्षण स्वीकार किया, तब तक जीवन और सृजन की तलवार टूट चुकी थी और मैंने येटिंग की आत्मा को बाहर निकाला, उसके पुनर्जन्म में मदद करने के लिए उसके डोमेन की शक्ति का उपयोग किया। उनका वर्तमान शरीर अनंत क्षेत्र की चंद्रमा रानी से आया था। येटिंग का शरीर मूल रूप से काला था, इसलिए मैंने इसे बदलने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया। उसके शरीर में मेरा खून बह रहा है, इसलिए मैंने उसे अपना अंतिम नाम इस्तेमाल करने दिया। इसलिए मैंने उसे अपनी बहन के रूप में रखा है। तभी सभी को एहसास हुआ कि लॉन्ग येटिंग उस समय की प्रकाश की मौलिक परी थी। येटिंग। चेन यंग र ने ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ कहा, येटिंग, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत प्यारे हैं। लॉन्ग हाओचेन ने जवाब दिया, येटिंग, लिन शिन, चलो ये करते हैं। अधिक से अधिक मरे हुए जीव प्रकट हुए। उनके हमलों की सीमा सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल पर केंद्रित थी, जो लगातार चमकदार रोशनी छोड़ रही थी। लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा खपत तदनुसार बढ़ गई। लिन शिन और येटिंग ने एक ही समय में सिर हिलाया। लिन शिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में नारंगी रोशनी की एक गेंद दिखाई दी।
तुरंत उसकी आंखों में एक नारंगी चमक दिखाई दी, जिससे 2 मीटर लंबी बड़ी छड़ी बन गई। कर्मचारियों की नोक पर उग्र लाल कोर कम से कम एक मानव सिर के आकार का था। यह एक लाठी की तरह नहीं, बल्कि एक राजदंड की तरह दिखता था। इस स्टाफ का नाम दबंग था। इसे कहा गया अनंत ड्रैगन फायर। अध्याय 753 10 राजा भाग 1। लिन शिन की वर्तमान उपस्थिति बिल्कुल आकर्षक थी। उसने पवित्र अग्नि की लाल सोने की ढाल पहनी हुई थी और उसके हाथ में शाश्वत ड्रैगन अग्नि थी। इस संसार के अग्नि जादूगरों में संभवतः कोई ऐसा नहीं था जो उपकरणों की दृष्टि से उसकी बराबरी कर सके। शाश्वत उपकरण के 2 टुकड़े जो डैमी दिव्य उपकरण के 2 टुकड़ों के बराबर थे। अनंत ड्रैगन फायर को हवा में ऊंचा रखा गया और लिन शिन बिना रुके मंत्रोच्चार करता रहा। उनकी गायन गति अत्यंत तीव्र थी, परंतु उनमें एक विशेष लय होती थी। इटर्नल ड्रैगन फायर की नोक ने एक गर्मागरम लाल चमक छोड़ी, जिसने पूरे इंद्रधनुषी रंग के गुंबद को उग्र लाल रंग में रोशन कर दिया। हाओयू का विमान लाल और काले रंग का विश्व था। लिन शिन सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के संरक्षण में जप कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे मंत्रोच्चार जारी रहा, बाहर जमीन की दरारों से घनी मात्रा में अग्नि तत्व ऊपर उठने लगा और जैसे जैसे मैग्मा बाहर निकलता गया, दरारें लंबी होती गईं। तुरंत कुछ निचले स्तर के मरे हुए जीव लावा में गिर गए और एक पल में राख में बदल गए। दूसरी तरफ लिन शिन एक मंत्र का जाप कर रहा था, जबकि येटिंग ने तुरंत कार्रवाई की। जब येटिंग एक हल्की मौलिक परी थी, तो उसका ध्यान मुख्य रूप से जादू पर था और लॉन्ग हाउचेन का समर्थन करने पर अधिक था। जबकि फिलहाल वह बिल्कुल अलग थी। वह लाइट एल्वेज की रानी थी और उसकी महारत ने पहले ही उसकी क्षमताओं की दिशा निर्धारित कर दी थी। अपने दाहिने हाथ को आगे की ओर इशारा करते हुए येटिंग के पूरे शरीर से सुनहरी लपटें उठीं। एक झटके के साथ उसने सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के सुरक्षात्मक क्षेत्र को छोड़ दिया। उसके सामने एक सुनहरी तलवार दिखाई दी और उसका आकार हवा में बढ़ गया। पलक झपकते ही इसकी लंबाई कुछ 1000 मीटर तक बढ़ चुकी थी। नौकाइन उसने अपने हाथों को घुमाया और अपनी सुनहरी तलवार को हवा में घुमाया। तुरंत मरे हुए प्राणियों से भरा आकाश साफ हो गया। वह बहुत मजबूत है। सिमा जियान की आंखें चौड़ी हो गईं और न केवल वह, बल्कि बाकी लोग भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। येटिंग द्वारा किए गए हमले की शक्ति पहले से ही उनके ऊपर थी। इसके अलावा येटिंग के पास कोई उपकरण नहीं था। बेशक वे नहीं जानते थे कि येटिंग की क्षमता योद्धा के मंदिर के नेता की योगाहाओं के समान थी और नए हथियारों की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। स्वॉर्डकिन के सामने निम्न स्तर के मरे हुए जीव बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे। येटिंग ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखकर इशारों को बदलना जारी रखा। राजा की महान तलवार पहले से ही हवा में नीचे की ओर इशारा कर रही थी, जिसमें स्वयं को छोड़कर सभी को नष्ट करने की शक्ति थी। तलवार के हर वार के साथ 1000 से अधिक मरे हुए जीव धूल में बदल गए। कुछ ही सांसों के थोड़े ही समय में सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल पर जो दबाव था वह बहुत कम हो गया था। छोटी बहन येटिंग, मेरे लिए कुछ छोड़ दो। लिन शिन की चिंतित आवाज सुनाई दी और इस बार उसका जादू पूरा हो गया। लिन शिन के सिर के ऊपर एक जलता हुआ सूरज दिखाई दिया। क्या यह पवित्र सूर्य अभिशाप नहीं था जो उसके दादा ने बनाया था? लिन शिन और लिन चेन के बीच एकमात्र अंतर यह था कि उसके सिर के ऊपर का सूरज नीला था, हॉट ऑफ फायर का रंग। अभी हॉट ऑफ फायर के प्रभाव में अनंत ड्रैगन फायर ने भी उसी नीले रंग को बदल दिया था। जलता हुआ सूरज धीरे धीरे आकाश में उग गया। उसका शरीर लगातार बड़ा होता गया। कुछ ही क्षण में यह पहले से ही लिन चेन के पवित्र सूर्य अभिशाप से 10 गुना बड़ा था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के अंदर तापमान तेजी से बढ़ गया और सिमा जियान, जो उसके सबसे करीब थी, को भी जलने की हल्की गंध आ रही थी। अपने साथियों से चकमा देने की उम्मीद न करते हुए लिन शिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, बिल्कुल येटिंग की तरह बैरियर से बाहर निकलते हुए। अंतर यह था कि वह बैरियर के सामने नहीं बल्कि उसके ऊपर दिखाई दिया। लिन शिन के मुंह के कोने पर ताना दिखाई दिया, आपकी दुनिया में कोई सूरज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक दूंगा। जैसे ही वह बोला, अनंत ड्रैगन अग्नि ने ऊपर की ओर इशारा किया। तुरंत महान जलता हुआ सूरज आकाश में उगाया। चढ़ने की प्रक्रिया में आग का एक नीला स्तंभ आकाश से उतरा, जिसने लिन शिन के शरीर को ढक दिया। अग्नि स्तंभ को पीछे खींचने से लिन शिन का शरीर गायब हो गया। नीली रोशनी की सीमा के भीतर लावा की सभी दरारें तुरंत लंबी हो गईं और बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकल आया। 10 किलोमीटर के दायरे का इलाका तुरंत आग के सागर में बदल गया। सिमा जियान ने आश्चर्य से पूछा, ब्रदर हेज ड्रग्स कैसे गायब हो गए? यह आदमी आग से नहीं खेल सकता और आत्मा विनाश नहीं कर सकता, है ना?
हान यू जोर से हंसा, क्या आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह काफी अच्छा हो? लिन शिन ने एक डोमेन भी समझा। इसके अलावा वह स्वर अवतार के डोमेन का अनुकरण कर रहा है। ये पवित्र सूर्य अभिशाप वास्तव में जादुई है। अगर दादाजी लिन को पता होता कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो जादुई शक्ति निवेश की है वह लिन शिन में बढ़ रही है, तो उन्हें निश्चित रूप से उस पर गर्व महसूस होता। लावा विस्फोट से तुरंत मरे हुए प्राणियों का बड़ा समूह घबरा गया। यहां तक कि छठे और सातवें चरण में भी लावा गिरने देने की हिम्मत नहीं होगी उनके शरीर में। एक क्षण के लिए उसके आक्रमण की शांति काफी धीमी हो गई। जब लावा फूटा तो हवा में अग्नि तत्वों की सांद्रता तेजी से बढ़ गई। कोई देख सकता था कि लिन शिन के सिर के ऊपर पवित्र सूर्य के चारों ओर आग के छल्ले एकत्रित होने लगे और पवित्र सूर्य की चमक और भी अधिक उग्र हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेना जादूगरों में सर्वश्रेष्ठ था, और एक जादूगर जिसके पास एक डोमेन था वह बिल्कुल डरावना था, क्योंकि वह दुश्मनों से भरे युद्ध के मैदान में भूमिका निभा सकता था। लिन शिन का हमला शुरू हुआ और पवित्र सूर्य से छोटी नीली चिंगारियां उड़ने लगीं। जब ये चिंगारियां प्रकट हुई तो बहुत छोटी थीं, लेकिन जैसे ही वे उड़ी, उन्होंने तेजी से हवा में अग्नि तत्व को अवशोषित कर लिया, जिससे उनका आकार खतरनाक दायरे तक बढ़ गया। जब वे जमीन पर या हवा में टकराए तो वे पहले से ही 1 मीटर से अधिक व्यास वाले भयानक आग के गोले में बदल गए। पवित्र सूर्य अभिशाप की धधकती उल्का बौछार का हृदय। इस काली लाल दुनिया में भयानक विस्फोट होने लगे। पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम विस्फोटों में मरे हुए प्राणियों के बड़े समूह काटे जा रहे गेहूं की तरह गिर गए। चूंकि आसपास के मरे हुए जीव हीटिंग द्वारा पूरी तरह से बह गए थे, ज्वलंत उल्का बौछार का दिल और भी आगे उड़ गया। हर बार जब कोई ज्वलंत उल्का गिरता था तो वह कम से कम पृथ्वी में 100 मीटर चौड़ा छेद कर देता था और अधिक लावा जमीन से बाहर निकल जाता था। और लिन शिन के हॉट ऑफ द फ्लेमिंग मेटियोर शावका का अंत नहीं लग रहा था। तूफान के उन्माद के साथ वह पहाड़ी जहां लॉन्ग हाओ चेन का समूह खड़ा था, धीरे धीरे आग के सागर के बीच में एक द्वीप में बदल गई। लिन शिन और येटिंग की लड़ाई की ताकत को देखकर लॉन्ग हाओ चेन और भी अधिक आश्वस्त हो गए। दानव शिकार दस्ते में वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, हालांकि ये भी स्पष्ट था कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और वास्तव में शक्तिशाली मरे हुए प्राणियों का प्रकट होना अभी बाकी था। उदाहरण के लिए भयानक लिच किंग, जिसने पहले बोन ड्रैगन लीजन को बुलाया था, अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। आग की लपटों के बीच से देखते हुए और उससे भी आगे देखने पर लॉन्ग हाओ चेन का दिल तुरंत डूब गया। लिन शिन और येटिंग के हमलों के तहत मरे हुए जीव आश्चर्यजनक गति से कम हो रहे थे। हालांकि क्षितिज पर अधिक से अधिक मरे हुए जीव उनकी ओर दौड़ रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी को कवर करना। क्या ऐसा हो सकता है कि हाओयू के विकास के लिए इस दुनिया के सभी मरे हुए प्राणियों को संगठित किया गया हो? उसने हाओयू की ओर देखा। अभी यह एक मूर्ति की तरह था। बैंगनी सुनहरे तराजू ने उसके पूरे शरीर को ढांक दिया और उसके 6 सिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरे अच्छे भाई, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगा, और जब तुम 6 सिरों में विकसित हुए थे तो उस दृश्य को दोहराने नहीं दूंगा। ठीक उसी समय दूर पर एक विकराल दबाव दिखाई दिया। यह एक ही दिशा से नहीं बल्कि सभी दिशाओं से आया। इस भयानक दबाव के सामने लिन शिन का मूल उज्ज्वल और देदीप्यमान पवित्र सूर्य तुरंत बहुत धुंधला हो गया। यहां तक कि सन सेंट डोमेन, जिसे उसने अभी अभी समझा था, इस दबाव को झेलने में असमर्थ था और उसके पास अपने हमले को बाधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सन डिवाइन स्नेल शील्ड में वापस गिर गया और चंद्रमा। लिन शिन की तुलना में येटिंग की खेती बहुत मजबूत थी। दूर से देखने पर राजा की तलवार हवा में तैरते हुए अपनी मूल स्थिति में लौट आई। ये आ गए। आखिरकार सच्चे शक्तिशाली शत्रु प्रकट हो गए। उस भयानक आभा के कारण काला आकाश धीरे धीरे धूसर हो गया और भयानक दमनकारी अनुभूति के कारण पूरा स्थान थोड़ा सा विकृत हो गया। कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ती हुई अजेय सेना अचानक रुक गई। यहां तक कि हवा में उड़ने वाले मरे हुए जीव भी तुरंत जमीन पर लौट आए। वे घुटने टेक रहे थे, जमीन पर झुक रहे थे, श्रद्धापूर्वक घुटने टेक रहे थे। प्रकाश की 9 किरणें अलग अलग दिशाओं से प्रकट हुई। लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। येटिंग, वापस आओ। एक झटके के साथ लॉन्ग येटिंग ने अपना स्वॉर्ड किंग वापस ले लिया और सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड पर लौट आया। लॉन्ग हाओ चेन ने बुदबुदाया, प्रकाश की 9 गेंदें, लेकिन आभा की 10 गेंदें। सबसे कमजोर व्यक्ति के पास 2 लाख से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयां होती हैं। संभवतः सबसे मजबूत 700 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों के स्तर पर है। इन लोगों को हाओयू दुनिया का स्वामी होना चाहिए। उन्होंने भी महसूस किया है कि हाओयू का विकास अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है
और इस बार वह पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके सभी साथियों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। हालांकि किसी के चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखे। 10 मरे हुए बिजलीघर, जिनकी खेती 200,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों से ऊपर थी, ताकत के मामले में पहले से ही उनसे आगे थे। यह मरे हुओं की दुनिया थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति एक बड़ी समस्या थी। लेकिन क्या वे डरेंगे? उस समय जब उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को टॉवर ऑफ इटर्निटी में पुनर्जीवित होने में मदद की, तो उनके दिल में डर शब्द नहीं था। यद्यपि शत्रु शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें अपने ऊपर अधिक विश्वास था। और इसके अलावा उन्हें लॉन्ग हाओचेन पर अधिक भरोसा था। वह महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर थे। उन्हें एक अति दिव्य कलाकृति का अनुमोदन प्राप्त था। यदि शत्रु शक्तिशाली था तो इससे क्या फर्क पड़ा? वे भी अपनी जीत के क्षण तक डटे रह सके। 9 अंक धीरे धीरे स्पष्ट होते गए। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत लिच राजा को देखा, जिसके खिलाफ हाओयू ने पिछली बार अपने विकास के दौरान लड़ाई लड़ी थी। वह अभी भी अपनी शक्ल नहीं देख सका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिच किंग की आभा और भी मजबूत हो गई है। वहां तैरने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि उसके चारों ओर अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं हैं। हालांकि उनकी आभा ऐसी थी कि उन्हें इन 9 आंकड़ों में से शीर्ष 3 में स्थान नहीं दिया जा सका। लॉन्ग हाओचेन की नजर लिच किंग के शरीर से गुजरी और तुरंत उसके सामने वाली आकृति पर पड़ी, बिल्कुल 2 शक्तिशाली आभाओं के संयोजन की तरह। अध्याय 754 10 राजा भाग 2। पहली चीज जो उसने देखी वह एक विशेष हड्डी वाला ड्रैगन था। अस्थि ड्रैगन का कंकाल एक अजीब नीले सफेद रंग का था। हालांकि उसकी हड्डियां सफेद थीं, उसके चारों ओर चमचमाती नीली रोशनी की एक परत थी और उसका कंकाल मजबूत था। उसके बड़े पंखों के नीचे एक त्वचा की झिल्ली होती थी। हड्डी वाले ड्रैगन के चारों ओर काले बादल की तरह एक घनी काली आभा थी, जो धीरे धीरे एक काले प्रभामंडल में ऊपर की ओर फैल रही थी। हड्डी वाले ड्रैगन की आंखों के भीतर एक फीकी नीली लौ टिमटिमा रही थी। और हड्डियों के इस अजगर की पीठ पर एक आदमी बैठा था। वह पूरी तरह से काले कवच में लिपटा हुआ है। ये व्यक्ति 8 फीट से अधिक लंबा था और हड्डी वाले ड्रैगन की पीठ और गर्दन के बीच मजबूती से बैठा हुआ था। उसके दाहिने हाथ में एक भारी तलवार थी जो उससे भी लंबी थी। भारी तलवार गहरे बैंगनी रंग की चमकदार रोशनी से चमक उठी। ये सच है, ये वह था। यह उनकी आभा ही थी जिसके कारण लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक शूरवीर एक बोन ड्रैगन की सवारी कर रहा है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह एक नाइट था जो बोन ड्रैगन किंग की सवारी कर रहा था। अकेले बोन ड्रैगन किंग के पास 300,000 से अधिक यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा थी। और वह स्वयं, जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने पहले कहा था, एक अस्तित्व था जिसकी आध्यात्मिक शक्ति संभवतः 7 लाख इकाइयों को पार कर सकती थी। स्वयं और लिच राजा के अलावा अन्य मरे हुए जीव मरे हुए जाति के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। वे थे कंकाल सम्राट जो 30 मीटर से अधिक लंबा था और जिसका पूरा शरीर सफेद जेब चमक से चमक रहा था। नेदरवल स्पाइडर दानव सम्राट, जिसका बैंगनी शरीर ग्रे डॉट से ढका हुआ था, जो 20 मीटर लंबा था। 12 लंबे पैर हवा में खड़े थे। 5 मीटर की ऊंचाई वाला ज़ोंबी सम्राट, उसके पूरे शरीर से गहरी सुनहरी चमक निकल रही थी। उसकी आंखें बेजान थीं और उसके चारों अंक कठोर थे। ग्रेनिथ सम्राट, जिसका शरीर सबसे बड़ा था, 100 मीटर से अधिक लंबा था। उसकी कमर का आकार बड़ा था, हल्के सफेद रंग के मांस से ढका हुआ था। छाया सम्राट, जो गहरे हरे रंग की धुंध के ढेर जैसा दिखता था, लेकिन लगातार ऊंची आवाज में चीख निकालता था। छाया सम्राट, जिसका शरीर बिल्कुल काला था लेकिन छाया की तरह भ्रामक था, उसकी विशेषताएं देखी नहीं जा सकती थीं। एक लगभग 100 मीटर लंबा था, जो घृणित सम्राट से कुछ पतला था। हालांकि वह और भी मजबूत दिख रहा था और उसका शरीर चमकदार बैंगनी लाल पत्थरों से ढका हुआ था। ये नरकंकाल सम्राट था। यदि उस शूरवीर के अंतर्गत बोन ड्रैगन किंग को शामिल किया जाता, तो इसी क्षण लाइट डेमन हंट स्क्वाड के सदस्य इस विमान के 10 सबसे शक्तिशाली सम्राटों का सामना कर रहे होते। विशाल धूसर आकाश में 10 सम्राट धीरे धीरे करीब और करीब आते गए। ये देखा जा सकता था कि उनके नीचे वह मरे हुए जाति थी जो उनके नियंत्रण में थी। मरे हुओं की अंतहीन सेना, यह महज 10 लाख कैसे हो सकती है? क्योंकि आप ऑस्टिन ग्रिफिन के विकास की रक्षा क्यों करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह विनाश का प्रतीक है? रास्ते से हट जाओ, एक्टोपिक विशेषज्ञ, अन्यथा आज का दिन इसके विनाश का दिन होगा। मैं भयानक शूरवीर सम्राट हूँ, मरे हुए प्राणियों के न्याय का शूरवीर हूँ। मेरे शब्द हमारे कुल के 10 महान राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पवित्र कवच की एक झलक के साथ लॉन्ग हाओचेन पवित्र यूनिकॉर्न में अपने मूल रूप में लौट आया।
स्टार किंग डिवाइन यूनिकॉर्न की पीठ पर सवार होकर उसने लापरवाही से कहने से पहले अनडेड जजमेंट नाइट को देखा, मुझे नहीं पता कि वे किस तरह के विनाश के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि हाओयू मेरा साथी है, मेरा भाई है। जो लोग उनके विकास को नष्ट करेंगे वे मेरे शत्रु होंगे। मरे हुए चैंटर की आंखों में बैंगनी काली लपटें हिंसक रूप से उछलने लगी और अन्य 9 मरे हुए सम्राटों की आभा और भी तीव्र हो गई। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने अपना रास्ता दबाया। इससे पहले लिन शिन और येटिंग की ताकत के साथ वे पहले ही इन एक्टोपिक विशेषज्ञों की ताकत देख चुके थे। अन्यथा मरे हुए प्राणियों के निर्णय के शूरवीर ने उन्हें एक्टोपिक विशेषज्ञ नहीं कहा होता। वे अच्छी तरह से जानते थे कि मरे हुए लोगों की संख्या इन विशेषज्ञों के सामने पूरी तरह से बेकार था। उन्हें हराने का मौका केवल उन्हीं के पास था। लॉन्ग हाओ चेन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, वेन झाओ डुआन यी, आप दोनों हाओयू की तरफ से रहें अगर कोई अन्य मरे हुए प्राणी हमला करते हैं। बाकी लोग अपने विरोधियों की तलाश में होंगे। मरे हुए प्राणियों के न्याय का शूरवीर मेरा है। अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पूरी ताकत से न उतरे, ताकत बचाने की कोशिश करें। हमें हाओयू को विकसित होने के लिए कुछ समय देना होगा। येटिंग को मिलाकर डिमग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड में कुल 11 लोग थे। हालांकि यांग वेंझाओ और डुआन यी 9वें चरण को तोड़ने के कगार पर थे, फिर भी दूसरों की तुलना में उनकी ताकत में कमी थी। एक बनाम एक की लड़ाई में डिमग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड का पलड़ा निश्चित रूप से भारी नहीं होगा। हालांकि चूंकि दुश्मन बहुत मजबूत थे, लॉन्ग हाओ चेन ने उन्हें अपने हमलों को अपनी तरफ केंद्रित करने देने की हिम्मत नहीं की। उसे लड़ाई को एक तरफ खींचना पड़ा। सभी के पैरों के नीचे रोशनी के चांदी के छल्ले दिखाई दिए। यह तात्कालिक फ्लैश डोमेन था। चमक, इंस्टेंटेनियस फ्लैश डोमेन और सोल शेयरिंग चेन के अस्तित्व के साथ लॉन्ग हाओ चेन को अपने साथियों की रक्षा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। जिस तरह 10 मरे हुए सम्राटों को स्पष्ट रूप से पता था कि ये निम्न स्तर के मरे हुए जीव लॉन्ग हाओ चेन की पार्टी को धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लॉन्ग हाओ चेन ने भी स्पष्ट रूप से समझा कि यदि उनके प्रतिद्वंद्वी ने अपने हमले को छोड़ दिया तो उनकी शुद्ध रक्षा बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। आखिरकार डिमग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड में हर कोई रक्षा में अच्छा नहीं था। केवल युद्ध क्षेत्र का विस्तार करके ही शत्रु की शक्ति के संकेंद्रण से बचा जा सकता है। लॉन्ग हाओ चेन का प्रतिद्वंद्वी निस्संदेह मरे हुए प्राणियों का जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग था। इन दोनों विशेषज्ञों को मरे हुए प्राणियों के 10 महान सम्राटों का स्तंभ कहा जा सकता है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के संयुक्त होने से वे दोनों संभवतः मिलियन यूनिट स्तर के करीब हो जाएंगे। अकेले इसका सामना करते हुए लॉन्ग हाओ चेन को सबसे बड़ा दबाव सहना पड़ा। हालांकि अंत में यह अपनी ताकत का परीक्षण करने और इसे अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के साथ संयोजित करने का सबसे अच्छा अवसर था। आखिरकार एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के बिना वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे कर सकता था। इस बार दिव्य यूनिकॉर्न दिव्य कवच में परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जब लॉन्ग हाओ चेन ने उड़ान भरी तो वह वहीं खड़ा रहा। उसके पंख चौड़े हो गए और उसके सिर पर सींग से एक नर्म बहुरंगी चमक निकली। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती रहीं, मानो वह गा रहा हो, लेकिन यह पवित्र ड्रैगन के ड्रैगन रेन जादू जितना स्पष्ट नहीं था। यह प्रक्रिया 7 सेकंड तक चली और जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन अपने दुश्मन का सामना करने वाला था, वह लॉन्ग हाओ चेन के शरीर का पीछा करते हुए एक बहुरंगी दिव्य रोशनी में बदल गया। दिव्य यूनिकॉर्न गायब हो गया और लॉन्ग हाओ चेन के शरीर पर जो बचा था वह 7 रंगों से बना एक हार था जो चमक रहा था। तुम गर्दन। प्रकाश का एक घना और शुद्ध सार तुरंत लॉन्ग हाओ चेन के पूरे शरीर में भर गया और पूरी गति से बढ़ गया। जैसे जैसे लॉन्ग हाओ चेन की क्षमताएं मजबूत होती गईं, दिव्य यूनिकॉर्न की सहायता कम होती गई। वह जानता था कि चाहे वह कवच हो या हथियार, यह अब लॉन्ग हाओ चेन की सबसे अच्छी पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस तकनीक का उपयोग हार में बदलने के लिए किया, जिससे लॉन्ग हाओ चेन की ताकत पूरी तरह से बढ़ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा गया था, 9वां चरण दिव्य यूनिकॉर्न अभी भी एक दिव्य कलाकृति बनने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा जब तक लॉन्ग हाओ चेन ने अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन प्राप्त कर लिया, तब तक दिव्य यूनिकॉर्न ने पहले ही अपना डोमेन बना लिया था। पवित्र डोमेन सभी विशेषताओं को पवित्र प्रकाश की शक्ति में परिवर्तित करता है। यह एक साधारण परिवर्तन कौशल प्रतीत होता था, लेकिन इस क्षेत्र में डिवाइन यूनिकॉर्न की खपत बेहद कम थी। इस दुनिया में जहां प्रकाश सार की कमी थी, इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इस प्रकार जब दिव्य यूनिकॉर्न उसकी गर्दन के चारों ओर एक हार में बदल गया, जिससे पवित्र डोमेन की शक्ति निकल गई, तो लॉन्ग हाओ चेन का चेहरा पहले से ही आश्चर्य और खुशी से भर गया था। मरे हुए प्राणियों के न्याय के शूरवीर ने दुश्मनों की सेना को अलग होते और 10 राजाओं का सामना कर
रने के लिए बाहर आते देखा। वह समझ गया कि बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, केवल इन अलौकिक शत्रुओं को मारकर ही वह ऑस्टिन ग्रिफिन को सफलतापूर्वक विकसित होने से रोक पाएगा। लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर 6 पंख फड़फड़ा रहे थे और दिव्य यूनिकॉर्न हार इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था। अपनी खूबसूरत शक्ल के साथ वह बिल्कुल आकर्षक लग रहा था। लेकिन जब मरे हुए प्राणियों के न्याय के शूरवीर ने उसे अपनी ओर उड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में आध्यात्मिक आग भड़क उठी, जिसमें तिरस्कार की झलक दिखाई दी। उनकी साधना सबसे मजबूत थी और परिणामस्वरूप केवल वे ही समझ सकते थे कि हाओयू के इस विकास में काफी समय लगेगा। हालांकि उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। यदि इसने 1 सेकंड पहले अपने विकास को बाधित किया होता तो पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती। वाह! बोन ड्रैगन किंग ने एक नीली सांस छोड़ी और सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ गया। मरे हुए प्राणियों के निर्णय के शूरवीर की धारणा के माध्यम से उन्होंने समझा कि लॉन्ग हाओचेन की खेती 9वें चरण की चौथी रैंक पर भी नहीं थी, इसलिए इस तथ्य को किनारे रखते हुए वह उनसे ज्यादा मजबूत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास है भौतिक शरीर का लाभ। बोन ड्रैगन किंग की सांस छोड़ने का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन चकमा नहीं दिया। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने अपनी इंद्रधनुषी रोशनी छोड़ी, जिससे 2 मीटर चौड़ी ढाल बन गई, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। नीली सांस ने 7 रंगीन सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड पर बमबारी की, जिससे तुरंत लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर एक नीली धुंध फैल गई। तापमान तेजी से गिरा। हवा में अनगिनत बर्फ के टुकड़े भी थे। यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन के हाथ में मौजूद सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड भी क्रिस्टल नीले रंग से ढकी हुई थी। अंधेरे और बर्फ का कितना शक्तिशाली संयोजन है! ये बोन ड्रैगन किंग का जन्मजात जादू होना चाहिए। उनकी तुलना में मून क्वीन ने उस समय जो क्षमता प्रदर्शित की थी वह बहुत हीन थी। उसी समय बोन ड्रैगन किंग के रूप में जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसका विशाल शरीर लॉन्ग हाओचेन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इसी तरह मरे हुए प्राणियों के न्याय के शूरवीर ने अपनी बैंगनी काली तलवार निकाली। उसके पीछे एक काली धुंध उभर आई जो एक भूत के भयावह चेहरे में बदल गई। भयानक दबाव के कारण लॉन्ग हाओचेन के आसपास की हवा से संक्षारक ध्वनि निकलने लगी। लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक सुनहरा प्रभामंडल फैल गया और यह बिल्कुल लाइट गॉड का डोमेन था। शुद्ध प्रकाश सार ने तुरंत उसके शरीर के आसपास के अंधेरे को दूर कर दिया। उसी समय लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक शानदार सफेद प्रभामंडल फैल गया जो लाइट गॉड डोमेन की इंद्रधनुषी रोशनी के साथ मिलकर सीधे मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग से टकरा रहा था। इस विमान के 2 राजाओं के रूप में मरे हुए प्राणियों के निर्णय के शूरवीर और बोन ड्रैगन किंग चमचमाती सफेद रोशनी दिखाई देने पर थोड़ा चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एक अवर्णनीय भय महसूस हुआ। उसकी आत्मा की लपटें बहुत खतरे में लग रही थीं। ये कैसी आभा थी? अध्याय 755 10 राजा भाग 3। मरे हुए जजमेंट नाइट ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अपनी महान तलवार को हवा में लहराते हुए उसने अपना स्वयं का डोमेन जारी कर दिया। एक बैंगनी काला प्रभामंडल फैल गया जिसने उसे और उसके भीतर के बोन ड्रैगन किंग को घेर लिया। दोनों डोमेन बीच हवा में हिंसक रूप से टकराए। फुसफुसाहट फुसफुसाहट। भारी मात्रा में हल्की धुंध हवा में भर गई। कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे बर्फ और आग एक दूसरे से टकरा गए हों। 1 किलोमीटर के दायरे में बैंगनी काली मिश्रित सुनहरी धुंध छाई हुई थी। साफ देखा जा सकता था कि बैंगनी काला रंग बहुरंगी सुनहरी रोशनी से दब गया था। बहुरंगी सुनहरी रोशनी के प्रत्येक बिंदु के साथ बैंगनी काली रोशनी का कम से कम 3 बार उपभोग किया गया। डोमेन हटाना। प्रकाश और अंधेरे के बीच टकराव को बराबर किया जाना चाहिए था, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि अनडेड जजमेंट नाइट लॉन्ग हाओचेन की तुलना में कहीं बेहतर खेती पर निर्भर था। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अपने डोमेन के टकराव की परिस्थितियों में उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तथ्य यह है कि 2 पूरी तरह से विपरीत विशेषताओं को दबा दिया गया था। केवल एक बात साबित हुई, लॉन्ग हाओचेन का डोमेन उसके डोमेन से कहीं अधिक बड़ा था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। भले ही लाइट गॉड डोमेन प्रतिद्वंद्वी के डार्कनेस टेस्टिंग डोमेन से काफी ऊंचे स्तर पर था, हालांकि साथ ही उनकी खेती उनके प्रतिद्वंद्वी से कहीं कमतर थी। 9वें चरण से ऊपर चरण दर चरण। नाइट ऑफ जजमेंट की खेती अभी कुछ समय पहले ही 9वें चरण की 7वीं रैंक के माध्यम से टूट गई थी, जो इस विमान का नंबर 1 विशेषज्ञ था। हालांकि उनका डोमेन स्तर की दृष्टि से लाइट गॉड डोमेन से कमतर था। हालांकि कुल राशि भी लाइट गॉड डोमेन से 3 गुना अधिक मजबूत थी। इसलिए इस क्षेत्र की टक्कर में लॉन्ग हाओचेन को फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा यह मत भूलिए कि नाइट ट्रायल के तहत समान साधना स्तर वाला एक बोन ड्रैगन किंग था।
दहाड़ दहाड़ दहाड़। बोन ड्रैगन किंग ने लगातार 3 दहाड़ें निकाली, एक ही समय में 3 बर्फ नीली सांसें छोड़ी। हालांकि इसे लॉन्ग हाओचेन पर निर्देशित नहीं किया गया था। 3 सांसों से हवा में एक त्रिकोण बन गया। उनमें से प्रत्येक से एक बर्फीली नीली रोशनी निकली जो समर्थन बिंदुओं को जोड़ती थी और 3 सांसें। तुरंत लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर अत्यधिक ठंड का एहसास हुआ। बर्फ के नीले त्रिकोण के बीच में एक गहरा नीला ब्लैक होल दिखाई दिया। एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अगले ही पल लॉन्ग हाओचेन की छाती पर एक हाथ के आकार की गहरे नीले रंग की रोशनी की किरण गिरी। निपुणता कौशल। ये स्पष्ट रूप से बोन ड्रैगन किंग का निपुणता कौशल था। इस बार लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ी सी भी आपत्ति दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर से निकलने वाली चांदी सफेद रोशनी की परत गर्मागर्म थी और उसकी ऊंची आभा उसके शरीर से निकलने वाले प्रकाश के क्रिस्टलीय स्तंभ में बदल गई। इसके बाद हवा में तेजी से सिकुड़ते सफेद रोशनी के खंभे से एक मोटी बहुरंगी लौ फूट पड़ी। जब वह बोन ड्रैगन किंग की निपुणता वाले फ्रोजन ब्लू रे के संपर्क में आया तो वह पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी के समान मोटाई में सिकुड़ चुका था। बूम! आकाश प्रकाश की चमक से भर गया और हड्डी ड्रैगन राजा द्वारा बनाया गया बर्फीला नीला त्रिकोण तुरंत टूट गया। बहुरंगी रोशनी भी बाहर की ओर फैलती है जिससे हवा में इंद्रधनुषी चमक की परतें बन जाती हैं। और उसी समय जैसे ही प्रकाश का सफेद स्तंभ प्रकट हुआ, लॉन्ग हाओचेन का लाइट गॉड डोमेन तुरंत प्रज्वलित हो गया और धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी के डोमेन को दबा दिया। इससे जजमेंट नाइट को बहुत झटका लगा। उसके पास अपने क्षेत्र को नियंत्रित करने और उसके खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवा में एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया जो सफेद चमक रहा था और 9 रंगों की चमक से दमक रहा था। कुर्सी के पीछे कई छोटी छोटी आकृतियां थीं जो सुंदरता का अवर्णनीय एहसास करा रही थीं। शीर्ष पर ये सूर्य, चंद्रमा और तारे थे। केंद्र में पक्षी और जानवर थे और जो सीटों से जुड़ा था वह प्रकृति के दृश्य थे। सीटों की एक जोड़ी की भुजाओं पर पवित्र ड्रैगन और 12 पंखों वाले स्वर्गदूतों की मूर्ति थी। जैसे ही यह सामने आया, 9 कलर्स हेलो तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। सौभाग्य से नीचे मरे हुए जीव अभी भी दूर थे और सीधे प्रभावित नहीं हुए थे। हालांकि जब वह आए तो ये काली और लाल दुनिया शुद्ध हो गई थी और हवा बहुत अधिक शुद्ध हो गई थी। लॉन्ग हाओचेन का शरीर उस सिंहासन के सामने तैर रहा था और यह पहली बार था जब उसने अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की शक्ति को सक्रिय किया था। यह एहसास अद्भुत था। यह ऐसा था मानो उसके पास कोई अजेय प्रायोजक हो, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जैसे ही अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, सारा दबाव दूर हो गया। जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग सचमुच स्तब्ध थे। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन से निकलने वाली आभा बहुत भयानक थी। वे सभी मरे हुए प्राणी थे और उनकी सबसे मौलिक शक्ति उनकी अपनी आत्मा की लौ थी। और जैसे ही अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, उनकी आत्माओं की लपटें हिंसक रूप से कांपने लगीं। यहां तक कि इतनी शक्तिशाली ताकत वाला जजमेंट नाइट भी कोई अपवाद नहीं था। उनकी आत्माओं में कंपन ने उन्हें लड़ने के लिए नहीं बल्कि मुड़ने और भागने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वे भाग नहीं सके। ऑस्टिन और ग्रिफिन अपना विकास पूरा करने वाले थे। एक बार जब उनकी खेती का स्तर एक बार फिर बढ़ गया तो इस दुनिया में कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। वहीं उनकी आदतों के आधार पर सभी घटनास्थल पर मरे हुए प्राणियों को शायद जीने का मौका न ही मिलेगा। देर सवेर वे इससे पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। चूंकि यही मामला था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूं। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से कहा, मृत सम्राट, मेरा इरादा तुम्हें अपना दुश्मन बनाने का नहीं था। जब तक आप चले जाते हैं और हाओयू के विकास में बाधा नहीं डालते, हम आप में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट ने बेरुखी से जवाब दिया, पीछे हटना मरने के समान है। क्या आपको लगता है कि आप हमें किसी अलौकिक कलाकृति से रोक सकते हैं? नहीं, तुम गलत हो। हम पृथ्वी के सच्चे स्वामी हैं जो पहले से ही अंधकार और आग से ढकी हुई है। कहते हुए उसने धीरे से बैंगनी काली तलवार अपने हाथ में उठाई। जमीन पर सभी डरे हुए शूरवीरों ने एक ही समय में एक उग्र दहाड़ निकाली और इसके तुरंत बाद अंधेरे ऊर्जा की अनगिनत धाराएं नीचे से बह निकली और मरे हुए जजमेंट नाइट के शरीर पर हमला कर दिया। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के दबाव का सामना करते हुए अदम्य इच्छाशक्ति की एक मजबूत इच्छा जारी की गई। अपने अधीनस्थों की मदद से वह अपनी आत्मा की आग को स्थिर करने में सक्षम था। दहाड़ के साथ बोन ड्रैगन किंग ने लॉन्ग हाओचेन पर एक और हमला शुरू करने के लिए अनडेड नाइट को लाया। चूंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने शब्दों से नहीं रोक सकता था, इसलिए वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था।
अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन तुरंत सफेद रोशनी की 13 गेंदों में बदल गया, जो लॉन्ग हाओचेन के पीछे अलग हो गई। उस समय धीमा लग रहा था, और जिस गति से अनडेड जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग आगे बढ़ रहे थे वह उस अजीब समय परिवर्तन के दौरान बहुत कम हो गई थी। और वह दूधिया सफेद चमक सैकड़ों नदियों की तरह थी जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर के विभिन्न हिस्सों से मिल रही थी। पहली सफेद रोशनी लॉन्ग हाओचेन की छाती पर गिरी और तुरंत उसकी छाती पर एक विशाल पारदर्शी रत्न दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा गोल रत्न दो हिस्सों में बंटकर उसकी छाती और पीठ में गड़ गया हो। मणि का व्यास लगभग आधा फुट था, जो लॉन्ग हाओचेन की छाती के लगभग अधिकांश हिस्से को ढकता था। जब मोज़ेक पूरा हो जाए, तुरंत एक शानदार सफेद चमक आसपास में फैल गई, जो एक विशेष प्रकार की धातु में बदल गई, जिसने लॉन्ग हाओचेन के आगे और पीछे को ढक दिया। धातु की सतह पर जो दिखाई दिया वह सूर्य, चंद्रमा और सितारों का एक पैटर्न था, साथ ही अनगिनत अन्य अजीब निशान भी थे। सफेद रोशनी की दूसरी गेंद लॉन्ग हाओचेन के सिर पर गिरी, जिससे वह एक शानदार सफेद मुकुट में बदल गया। मुकुट में 9 रत्न थे, जो 9 रंगों से चमक रहे थे: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, काला और सफेद। 9 रंग चमके, और कुलीन वर्ग के भीतर पूर्ण प्रभुत्व की आभा थी। सम्राट के मुकुट ने लॉन्ग हाओचेन के सुनहरे बालों को उसके सिर के पीछे बांध दिया, और जैसे ही वह लॉन्ग हाओचेन के सिर पर उतरा, उसके सिर के सामने एक चमकदार सफेद मुखौटा लगा दिया गया। अपना मुखौटा हटाकर लॉन्ग हाओचेन का शरीर तुरंत अनंत गरिमा से भर गया। सफेद रोशनी की तीसरी और चौथी गेंद लॉन्ग हाओचेन के कंधों पर गिरी, और एक चमकदार सफेद चमक फैल गई, जो उसके सीने के कवच के लिए एक आदर्श हार बन गई। बाएं कंधे का कवच एक विशाल ड्रैगन का सिर था, जबकि दाहिने कंधे पर 12 पंखों वाली देवदूत की मूर्ति थी। ये स्पष्ट रूप से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का कवच था। चमकदार सफेद कवच उसकी भुजाओं तक फैला हुआ था, जिसने लॉन्ग हाओचेन की भुजाओं और हाथों को पूरी तरह से ढक दिया। इस पर अनगिनत जीवित प्राणियों का बढ़िया पैटर्न उकेरा गया था। वहां बहुत सारे प्रकार के जीवित प्राणी थे। यदि आप बारीकी से नहीं देखेंगे तो पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखना असंभव होगा। आप केवल इसकी कुलीनता और भव्यता को महसूस कर सकते थे। सफेद रोशनी की 5वीं गेंद लॉन्ग हाओचेन की कमर पर गिरी, और उसकी कमर पर कवच मछली के तराजू के आकार का था। प्रत्येक पैमाने पर एक पैटर्न उकेरा गया था जो किसी प्रकार के पौधे जैसा दिखता था। कमर का कवच नीचे की ओर बढ़ा, जिससे एक चुन्नटदार युद्ध पोशाक बनी। युद्ध पोशाक एक दिव्य ड्रैगन की छवि के साथ कुंडलित प्रतीत होती थी, जो सर्पिल होने पर प्रकाश की एक सफेद आभा में बदल जाती थी। प्रकाश के छठे और 7वें समूह उसके पैरों पर गिरे, जिससे लॉन्ग हाओचेन के पैर और पैर पूरी तरह से ढक गए। इस समय लॉन्ग हाओचेन का पूरा शरीर पूरी तरह से इस शाश्वत कवच से ढका हुआ था। प्रकाश के 8वें और 9वें समूह ने अनंत चाट की पीठ पर गिरने से पहले उसे ढक दिया। लॉन्ग हाओचेन के मूल 6 सुनहरे पंख गायब हो गए, उनकी जगह विशाल सफेद पंखों की एक जोड़ी ने ले ली। पंखों की यह जोड़ी एक साथ रखे गए उपकरणों के पिछले 3 टुकड़ों से भी बड़ी थी, जो लॉन्ग हाओचेन की पीठ को पूरी तरह से ढक देती थी। यहां तक कि जब वह अपने पंख मोड़ रहा था, तब भी उसने अपना सिर अपने ऊपर ऊंचा रखा। प्रकाश की 10वीं गेंद लॉन्ग हाओचेन के हाथों में गिरी। वह एक विशाल चमकदार सफेद तलवार में बदल गई। ग्रेट स्वॉर्ड का डिजाइन बहुत ही सरल और अलंकृत था। कोई पैटर्न भी नहीं था। हालांकि उसके चमकदार सफेद शरीर में 9 रंगों की चमक थी। यह एकमात्र हथियार था जिसे अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन ने लॉन्ग हाओचेन शाश्वत तलवार दिया था। सफेद रोशनी के आखिरी 3 टुकड़े उस विशाल मणि से टकराए जिसने पलटाव से पहले लॉन्ग हाओचेन की छाती की रक्षा की। रिबाउंड के दौरान सफेद रोशनी की केवल एक गेंद चमकदार सफेद रह गई, जबकि अन्य 2 गेंदें 7 रंगों और जेड हरे रंग में विभाजित हो गईं। प्रकाश की ये 3 गेंदें वफादार रक्षकों की तरह थीं, जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं और आगे पीछे जा रही थीं। पूरी प्रक्रिया जटिल लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये कुछ ही सांसों में पूरी हो गई। यह अति दिव्य कलाकृति थी, अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की शक्ति। अध्याय 756 मरे हुए सम्राट भाग 1 के विरुद्ध सूर्य के प्रकाश की उज्ज्वल किरणें। अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन एक शाश्वत कवच में बदल गया जो उसके पूरे शरीर को ढकता है। लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और सितारों को पकड़ते हुए इस कोन ऑफ लाइट अलेक्स द्वारा वर्णित स्तर तक पहुंच गया हो। उसके हाथ में अनंत तलवार उसके सामने लहरा रही थी, और एक राक्षसी तलवार का इरादा हवा से साकार होता प्रतीत हो रहा था। बजना। एक तेज ध्वनि के साथ शाश्वत तलवार ने मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट से संबंधित बैंगनी काले महान तलवार को अवरुद्ध कर दिया।
एक गहरी काली धुंध ने सबसे खतरनाक दानव का रूप ले लिया, जिसने लांग हाओचेन को पागलों की तरह अपनी चपेट में ले लिया। 9 रंग बिरंगी रोशनियां खिली, काली धुंध से टकराकर उसे तुरंत तोड़ दिया। लॉन्ग हाओचेन ने नाइट को पीछे हटाने के लिए अटूट बल छोड़ते हुए अपना हाथ लहराया। 100 मीटर दूर बोन ड्रैगन किंग की सवारी करते हुए जजमेंट का। उसी समय हवा में अंधेरे का मौलिक सार तेज गति से लॉन्ग हाओचेन में विलीन हो गया। उन 9 रंगीन आभामंडलों से गुजरने के बाद ये लॉन्ग हाओचेन के शरीर में विलय होकर एक शुद्ध मौलिक सार बन गया। अनंत काल को पकड़कर किसी के पास संसार था। लॉन्ग हाओचेन को नहीं पता था कि उसकी अपनी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि भगवान का प्रकाश क्षेत्र पूरी तरह से शाश्वत क्षेत्र में विलीन हो गया था और वह शक्ति की एक अंतहीन धारा को नियंत्रित करने में सक्षम लग रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने इटर्निटी क्रिएशन डिवाइन सिंहासन का उपयोग किया था और अनगिनत अनुभव उनके दिल में उभरते रहे। दिव्य सिंहासन से अनगिनत जानकारी उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई, जिसे वह प्राप्त करता रहा और आत्मसात करता रहा। इस तरह उसने जजमेंट नाइट पर हमला करने की पहल नहीं की। जजमेंट नाइट थोड़ा चिंतित था, सुपर दिव्य उपकरण की शक्ति उसकी अपेक्षा से अधिक थी। लॉन्ग हाओचेन की खेती स्पष्ट रूप से उनकी खेती से बहुत हीन थी, लेकिन इस आदान प्रदान के तहत उन्हें थोड़ा भी लाभ नहीं मिला। वह और बोन ड्रैगन किंग एक ही समय में दहाड़ने लगे। एक बार फिर लॉन्ग हाओचेन पर हमला करते हुए उसने चौतरफा हमला बोल दिया। लॉन्ग हाओचेन के हाथ में शाश्वत तलवार ऊपर नीचे उड़ रही थी, मानो इत्मीनान से टहल रही हो, इन 2 मरे हुए सम्राटों के हमलों को लगातार विफल कर रही हो। वे जिस तरह चाहे हमला कर सकते थे। लॉन्ग हाओचेन अभी भी वहां तैर रहा था। तलवार की 9 रंगीन किरणें खुलती और बंद होती थीं, जो बार बार प्रतिद्वंद्वी के हमलों को रोकती थीं। उसी समय जब लॉन्ग हाओचेन ने स्थिति को स्थिर किया, अन्य पार्टियों की लड़ाई पहले से ही पूरे जोरों पर थी। कैएर जिसे तलाश रही थी वह एक भ्रामक आकृति थी जिसका शरीर बिल्कुल काला था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताओं को देखना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि छाया सम्राट की शक्ति असाधारण थी। वह लिच राजा से भी अधिक भयानक था। वास्तव में जब वह छाया सम्राट से मिला तभी एक दुर्घटना घटी। डेथ गॉड की सिकल का एक चमक के साथ कैएर प्रतिद्वंद्वी को चकमा देते हुए बिजली की तरह चला गया। हालांकि वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका डेथ गॉड सिकल वास्तविक शरीर पर नहीं लगा, बल्कि हवा में उड़ता हुआ प्रतीत हुआ। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि छाया सम्राट पहले से ही हाओयू के विकास से 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। अच्छा नहीं है, कैएर बहुत आश्चर्यचकित थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली सफेद रोशनी निकली जो एक पल में हजारों मीटर तक फैल गई। इसने प्रकाश का एक सफेद पर्दा बना दिया जिसने छाया सम्राट को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि छाया सम्राट को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह सीधे शुद्ध करने वाली रोशनी की ओर बढ़ गया। लेकिन इस बार वह असफल रहे। उसकी काली आकृति को शुद्ध करने वाली रोशनी से टकराते देख एक उदास आत्मा फूंफकर उठी और छाया सम्राट का शरीर पहले से भी अधिक तेजी से स्वस्थ हो गया। कैएर ने ये सोचते हुए ठिठुरते हुए कहा कि यदि प्रतिद्वंद्वी उसके शारीरिक हमले से प्रभावित होने से बच सकता है, तो वे अभी भी शुद्ध करने वाली रोशनी से प्रभावित होने से बचना चाहते हैं। जहां तक मरे हुए प्राणियों के विरुद्ध लड़ाई की बात है, कैएर से अधिक उसकी ताकत के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं था। मृत्यु देवता की विरासत की सबसे मजबूत क्षमता मरे हुओं को शुद्ध करना था। यद्यपि छाया सम्राट की खेती अत्यंत ऊंची थी, हालांकि उसकी लापरवाही के कारण उसकी आत्मा अभी भी एक को शुद्ध करने वाली रोशनी से जला दिया गया था। उसी समय कैएर ने अपना बायां हाथ उठाया और सुनहरी रोशनी की चमक के साथ उसकी हथेली में एक छोटा सा 7 मंजिला सुनहरा शिवालय दिखाई दिया। पगोडा से अलग अलग रंगों की रोशनी की झलक दिखाई दी, जो तेजी से जमीन पर हाओयू की ओर उड़ रही थी, जबकि कैएर के हाथ में डेथ गॉड सिकल हवा में प्रकाश की 10,000 आकृतियों में बदल गया। टावर ऑफ इटर्निटी से कुल 12 रोशनियां बह रही थीं, और जब वे जमीन पर उतरी तो उन्होंने संयोग से हाओयू की रक्षा करते हुए एक घेरा बना लिया। क्या 12 संत गार्ड वे नहीं थे जिन्होंने टावर ऑफ इटर्निटी में कई बार सूर्य के प्रकाश की शानदार किरणों का स्वाद चखा था? लाइट अलेक्स के वंशज ने न केवल कैएर को टावर ऑफ इटर्निटी से इस दिव्य उपकरण के साथ छोड़ा, बल्कि 12 सेंट गार्ड्स को भी छोड़ दिया, जिन्होंने अतीत में उसके साथ युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी और अनगिनत योगदान दिए थे। हालांकि क्योंकि अनंत काल के टावर को एक सुपर दिव्य उपकरण के किनारे से एक दिव्य के स्तर तक उतारा गया था, इन 12 सेंट गार्ड्स की ताकत कुछ हद तक कमजोर हो गई थी। वे 9वें स्तर के पावरहाउस थे, लेकिन केवल 9वें स्तर पर। लेकिन फिर भी वे अभी भी हजारों वर्षों के युद्ध अनुभव के साथ 12वें स्तर के पावरहाउस हैं।
मंदिर में बड़ी लड़ाई के दौरान यदि ये तथ्य नहीं होता कि उसे हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, तो कैएर सभी विरोधियों के खिलाफ अजेय होती, भले ही वह केवल टॉवर ऑफ इटर्निटी पर झुकी हो। बेशक अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन प्राप्त करने के बाद लॉन्ग हाओचेन के समूह की ताकत पहले से ही अन्य टीमों के लिए अतुलनीय थी। 12 सेंट गार्ड्स के पास हजारों वर्षों का युद्ध अनुभव था। हाओयू की रक्षा करते हुए भले ही ये सम्राट लाइट डेमन हंट स्क्वाड की सील को तोड़ दें, वे सीधे तौर पर हाओयू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यांग वेंझाओ और डुआन यी हाओयू के निकटतम स्थान पर थे और आकाश में महान युद्ध देखकर वे दोनों चकित हो गए। विशेष रूप से जिस क्षण अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, उनके दिलों में सदमा अपने चरम पर पहुंच गया। अब तक यांग वेंझाओ ने लॉन्ग हाओचेन की तुलना उसके साथ करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह जानता था कि भले ही उसने तैयारी और प्रशिक्षण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, लेकिन वह लॉन्ग हाओचेन को नहीं पकड़ पाएगा। छाया सम्राट की ताकत उतनी ही महान थी जितनी कैएर को उम्मीद थी। अपनी आत्मा के घायल होने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी स्थिति स्थिर कर ली। हवा की धूसर धाराएं उसके शरीर से निकल गईं, यहां तक कि जब उन्हें शुद्ध करने वाली रोशनी का सामना करना पड़ा, तब भी वे नष्ट नहीं हुए। इसके बजाय जिस क्षेत्र को उन्होंने कवर किया वह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उन्होंने कैएर और उसके बीच एक युद्ध क्षेत्र बनाया। एक अंधेरी और ठंडी आभा ने कैएर पर हमला किया, जिसके पास डेथ गॉड सिकल था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। शुद्धिकरण का क्षेत्र फैलता रहा, लेकिन बहुत दूर तक नहीं। इसने केवल 20 मीटर का व्यास बनाए रखा, एक बफर जितनी बड़ी दूरी के साथ। चाहे छाया सम्राट ने किसी भी तरफ से हमला किया हो, वह अभी भी समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगी। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कैएर बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग तुरंत ही घूम गई। डेथ गॉड का हंसिया अपने साथ बिजली की तेज ठंडी चमक लेकर आया। वे मृत्यु के देवता मृत्यु की हंसिया की 7 कलाएं थीं। डिंग, एक कुरकुरा ध्वनि के साथ के सम्राट का शरीर पर छाइयां चमकी और गायब हो गईं। उसके शरीर को घेरने वाली धूसर चमक ने वास्तव में कैएर की शुद्ध करने वाली रोशनी को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन वह भी लंबे समय तक शुद्ध करने वाले क्षेत्र में नहीं रह पाए। अपने हमले के तुरंत बाद पीछे हट गई। कैएर की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसका सामना एक अभूतपूर्व शत्रु से हुआ है। एक हत्यारे के रूप में उस पर छाया सम्राट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। छिपने के कौशल के मामले में वह उससे बहुत हीन थी। छाया सम्राट की महारत का उसके हमलों से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन इसका उसकी छिपने और सहनशक्ति बढ़ाने की क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ा। अन्यथा वह शुद्ध करने वाली रोशनी को अवरुद्ध नहीं कर पाता। हालांकि शारीरिक और मानसिक शक्ति के मामले में कैएर, ये छाया सम्राट एक मरे हुए प्राणी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वह एक मरा हुआ प्राणी था, ऐसा कोई भी नहीं था जो शुद्ध करने वाली रोशनी से दबा न हो। उसका प्रतिद्वंद्वी थोड़े समय के लिए शुद्ध करने वाली रोशनी से बचने में सक्षम हो सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद भी वह विरोध नहीं कर सका। अन्यथा छाया सम्राट की ताकत के साथ उसने युद्ध का सामना करने के बजाय बहुत पहले ही उसका सामना करना चुना होता। क्या आप मेरी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म कर देना चाहते हैं? कैएर ने अपने मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। हालांकि उनकी खेती लॉन्ग हाओचेन की तुलना में बहुत हीन थी, लेकिन शुद्ध करने वाले डोमेन की पुनर्प्राप्ति क्षमता किसी भी तरह से लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन से कमतर नहीं थी। मरे हुए प्राणियों से भरे इस स्थान में शुद्ध करने वाली रोशनी हमेशा मृत्यु की आभा को शुद्ध कर रही थी। उसी क्षण बगल से अचानक ठंडक प्रकट हुई और कैएर का डेथ गॉड सिकल एक बार फिर रिलीज हो गया। वहां एक और तेज डिंग ध्वनि थी। इस बार कैएर का शरीर जोर से कांपने लगा और उसका रंग बदल गया। छाया सम्राट की आक्रमण शक्ति बहुत मजबूत थी, और यहां तक कि उसके हाथ में डेथ गॉड की सिकल के साथ कैएर बहुत कांप रही थी। इसके अलावा वह केवल तभी पता लगा सकती थी जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसके करीब था। वह निस्संदेह बहुत निष्क्रिय थी। छाया सम्राट के पास कोई मुख्य शरीर नहीं था और वह केवल आत्मा के रूप में अस्तित्व में था। इससे उनके शारीरिक हमलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। यदि उस पर निष्क्रिय रूप से हमला जारी रहा तो कैएर की स्थिति अधिक से अधिक नुकसानदेह हो जाएगी, क्योंकि वह नुकसान में होने से केवल तभी बच सकती थी जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने के लिए 7 डेथ गॉड आर्ट्स पर भरोसा करती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि 7 डेथ गॉड आर्ट्स ने कितना कुछ खा लिया था। मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग के खिलाफ लॉन्ग हाओचेन की तरह कैएर भी गतिरोध में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि लॉन्ग हाओचेन अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा रहा था, जबकि दूसरी तरफ कैएर को दबाया जा रहा था।
केयर छाया सम्राट की खोज कर रहा था, जबकि येटिंग वृत्त सम्राट की खोज कर रहा था। दोनों सम्राटों में एक बात समान थी और वही ये कि उनके पास भौतिक शरीर नहीं था। अंडर जजमेंट नाइट को छोड़कर उनसे निपटना दो सबसे कठिन थे। राजा की तलवारें अब एक नहीं, 1000 थीं। ये हवा में ही जुड़ा रहा और रेत सम्राट के भागने के रास्ते को लगातार अवरुद्ध करता रहा। येटिंग की प्रकाश विशेषता क्षमता को लॉन्ग हाओचेन की रक्तरेखा की शुद्धता विरासत में मिली। हालांकि और वह रेत सम्राट शक्तिशाली था, उसकी आक्रामक शक्ति मुख्य रूप से उसकी आत्मा में प्रकट होती थी। प्रकाश राजा योगिनी के रूप में येटिंग की आत्मा बेहद स्थिर थी। और इसके अलावा चंद्रमा की वर्तमान रानी का शरीर उसका नहीं था। इसलिए जब वह एक हल्की मौलिक परी थी तो उसने एक आत्मा का रूप भी ले लिया। दो तलवारों को एक साथ मिलाने के बाद उसके पास अपनी आत्मा को ठोस बनाने की क्षमता थी। ये कहा जा सकता है कि इसने स्पेक्टर सम्राट के हमले का पूरी तरह से मुकाबला किया। इस तरह येटिंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबा दिया और स्पेक्टर सम्राट ने भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश की। लेकिन राजा की तलवार के हमले के तहत वह येटिंग के शरीर के करीब जाने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह केवल लगातार चकमा दे सकता था। वह सचमुच बहुत दयनीय स्थिति में था। अध्याय 757 मरे हुए सम्राट के खिलाफ सूरज की तेज किरणें भाग 2। हालांकि ये कहना होगा कि युद्ध के मैदान में शीर्ष स्थान पर रहने वाले लॉन्ग हाओचेन और येटिंग के अलावा दानवहंट दस्ते की शक्तियों को सभी पहलुओं में अलग अलग डिग्री तक दबा दिया गया था। चेन यंग र ने लिच किंग का सामना किया। वे सभी बुलाने में अच्छे थे। डोमेन के संदर्भ में चेन यंगर का बीस्ट गॉड डोमेन अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने में असमर्थ था, लेकिन अपने बुलाने वाले प्राणियों को मजबूत करने में सक्षम था। लेकिन लिच राजा द्वारा बुलाए गए मरे हुए प्राणी रैंक के संदर्भ में अपने बुलाए गए आइटम से बेहतर थे। युद्ध के दौरान उन्होंने जिस स्थान पर कब्जा किया वह भी सबसे बड़ा था। चेन यंगर की ओर से अपने डोमेन के विस्तार के माध्यम से उसने लिच राजा पर हमला करने के लिए 36वें चरण के जादुई जानवरों को बुलाया, जबकि लिच राजा ने कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। बोग ड्रैगन लीजन के पूर्ण लाभ का उपयोग करते हुए उसने चेन यंग र को संख्या में दबा दिया। चेन यंग र के बगल में 6 नारंगी लाल एपिक ग्रेट क्रिस्टल बॉलस चमकते हुए लगातार घूम रहे थे। उसके पवित्र आत्मा वस्त्र पर 100 से अधिक आध्यात्मिक कोर और भी अधिक चमक रहे थे, जिससे उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। इससे पहले कि बोन ड्रैगन लीजन उसके समन को हरा सके, उसे दूसरा समन समूह पूरा करना था। लिच किंग भी चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने चेन यंग र पर आक्रामक मंत्रों की एक श्रृंखला डाली। उन सभी को डेविल ड्रैगन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे मैगडुल ने बदल दिया था। हालांकि उनके पास एक दिव्य टीम थी, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चेन यंग र लिच किंग से हार जाएगा। वांग युवान की स्थिति चेन यंग र की तुलना में बहुत बेहतर नहीं थी और उनका प्रतिद्वंद्वी वह कंकाल सम्राट था। लड़ाई की शुरुआत में कंकाल सम्राट ने वांग युवान पर हिंसक हमला शुरू करने के लिए अपने शरीर के पूर्ण लाभ पर भरोसा करते हुए एक विशाल काली हड्डी का ब्लेड निकाला। वांग युवान के बाएं हाथ में विशाल दिव्य आत्मा शील्ड और उसके दाहिने हाथ में ब्लड स्टॉर्म, उसने विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि वो धीरे धीरे धक्के खाती रही। कंकाल सम्राट बहुत शक्तिशाली था। प्रत्येक बलिराज के साथ वांग युवान हवा में कुछ कदम पीछे हट जाता था। उनके रक्त डोमेन की भरपाई उनके प्रतिद्वंद्वी के सोल डिवोरिंग डोमेन से हुई थी। दोनों की जोरदार टक्कर हुई। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि विशाल दिव्य आत्मा शील्ड के बाद एक अविनाशी ग्रेड के स्तर तक पहुंच गया था स्थानिक क्रिस्टल में अंतर्निहित होने के कारण, और उसने कई शक्तिशाली हमले किए थे, वांग युवान शायद उनका विरोध करने में सक्षम नहीं होता। फिर भी कंकाल सम्राट को हिलाने से पहले समय समय पर उसे अपनी स्थिति बदलने के लिए स्पेस गेट स्पिरिट स्टोव का उपयोग करना पड़ता था। वह उसे हाओयू के करीब नहीं आने देगी। टकराना। एक जोरदार विस्फोट के साथ बैंगनी बिजली चमकी, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र बैंगनी रंग में जगमगा उठा। सिमा जियान की विशाल प्रकाश गेंद से वे भयानक बिजली के बोल्ट फूटे। दोनों हाथों से प्रकाश की विशाल गेंद को पकड़कर उसने विशाल धातु की गेंद को अपनी छाती से चिपका लिया। प्रकाश की विशाल गेंद के प्रवर्धन के माध्यम से गड़गड़ाहट से छेड़छाड़ करने वाले स्पिरिट स्टोव की आक्रामक शक्ति बेहद भयानक डिग्री तक बढ़ गई। उससे 100 मीटर आगे गंदा सम्राट, जिसका शरीर सफेद मांस से ढका हुआ था, उसकी छाती को घूर रहा था। उसकी छाती के बीच में कई मीटर व्यास का काला जला हुआ घाव था। वह अपने अंगों को गहराई से देख सकता था। दहाड़ दहाड़ दहाड़। फाउल सम्राट ने अपने बाएं हाथ से उसकी छाती पर प्रहार किया,
जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी छाती के संपर्क में था। एक विशाल जंग लगा हुआ लोहे का हुक निकला और एक लाल रंग की चमक हुक के पीछे की चेन से चेन के सामने तक फैल गई, जो सिमा जियान का पीछा कर रही थी। उसका छाती पर जोर से मारना पूरी तरह से बेकार नहीं था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि घाव से बड़ी मात्रा में घृणित पीला ग्रीस निचोड़ा गया था, जिससे घाव पूरी तरह से दब गया था और चिंताजनक दर से ठीक हो गया था। क्या बकवास है, ये बहुत नुकसानदेह था। सिमा जियान बहुत उदास थी। वह फाउल सम्राट की तलाश में क्यों गया, इसका कारण ये था कि यह आदमी काफी बड़ा लग रहा था, इसलिए उसे लड़ने के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह धातु की प्लेट से टकरा जाएगा। इस घृणित सम्राट की रक्षात्मक शक्ति अत्यंत भयानक थी। सिमा जियान की विशाल प्रकाश की गेंद कई बार उस पर गिरी। क्रश और ट्रिपल ब्लास्टिंग के प्रभाव का उसके शरीर पर बेहद सीमित प्रभाव पड़ा। भले ही उसे बहुत पीटा जाए, उसका शरीर बहुत ही कम समय में खुद को ठीक करने में सक्षम हो जाएगा। सिमा जियान ने अभी थंडर मैनिपुलेटर स्पिरिट स्टोव का उपयोग किया था, और हालांकि क्षति थोड़ी अधिक थी, फिर भी यह गंदी सम्राट को भारी क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सिमा जियान को जो चीज सबसे अधिक नापसंद थी वह थी दुष्ट सम्राट का विशाल हुक। ये सोचकर कि सम्राट आकार में बहुत बड़ा था, वह धातु के हुक के नियंत्रण में बेहद चुस्त था। विशेष रूप से धातु हुक की लाल चमक के लिए एक बार छूने पर यह तुरंत ऊर्जा प्रकाश की गेंद जैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा। अगर कोई भागना भी चाहे तो भी यह मुश्किल होगा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि सिमा जियान की टीम में कुछ विशेष प्रभाव थे, तो उसे बहुत पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा होता। लोहे के हुक को फिर से अपनी ओर झूलते हुए देखकर सिमा जियान ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने चेहरे पर एक साहसी भाव के साथ आकाश की ओर देखा। उसके हाथ में प्रकाश की विशाल गेंद क्षैतिज रूप से घूम गई और सीधे उससे टकरा गई। वह गुस्से में भी थे। लंबी दूरी के दो हथियार हवा में टकरा गए, जिससे अनगिनत चिंगारियां पैदा हुईं। चाहे आकार हो या वजन, प्रकाश की विशाल गेंद को थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। हालांकि मेरे पास पहले से ही था, वह महाकाव्य स्तर तक पहुंच गया है। इसके पास जो शक्ति थी वह सम्राट की घृणित हुक घृणितता के सामने अतुलनीय थी। एक के बाद एक विस्फोट होते रहे और अंत में धातु का हुक अभी भी किनारे पर था। सिमा जियान ने अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाए और भी ऊंची उड़ान भरते हुए उसने घृणित सम्राट की ओर देखा। बात सिर्फ इतनी है कि वह मुझसे उम्र में बड़ा है। क्या बंदूक बड़ी थी? फिर मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करूंगा और देखूंगा कि सबसे बड़ा किसे मिलता है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, सिमा जियान ने अपने हाथ में प्रकाश की विशाल गेंद को ऊपर की ओर लॉन्च किया। प्रकाश की विशाल गेंद के केंद्र से एक अजीब सुनहरी चमक चमक रही थी। इस प्रकार की सुनहरी रोशनी वास्तव में रंगों के मंद इंद्रधनुष के साथ टिमटिमा रही थी। बिना मरे प्रकाश की विशाल गेंद एक अथक टीम के स्तर तक बढ़ गई थी। उसी समय सिमा जियान का अपना शरीर प्रकाश में चमक उठा। उसके शरीर की हरकत के साथ उसका शरीर तुरंत सूज गया और पलक झपकते ही वह 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, लगभग गंदे सम्राट के समान स्तर पर। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके विशाल प्रकाश के गोले का आकार भी तेजी से बढ़ता गया। व्यास लगभग 50 मीटर प्रतीत होता था। गंदे सम्राट ने सिमा जियान की ओर देखा, उसके हाथ में हुक को देखा और घूरने से खुद को नहीं रोक सका। खतरे की भावना को महसूस करते हुए दो छोटी आंखें तेजी से चमकीं और उसके शरीर से गहरे हरे रंग की धुंध उभरी, जिसने तेजी से सिमा जियान को ढक लिया। ये ब्लाइट डोमेन था जो उसके लिए अद्वितीय था और वह समूह लड़ाइयों में सर्वश्रेष्ठ था। किसी भी गुण के विशेषज्ञ इस प्लेग से नष्ट हो जाएंगे। ये जितना अधिक समय तक चलेगा, क्षरण उतना ही तीव्र होगा। सिमा जियान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने प्लेग के प्रभुत्व को नहीं रोका। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपने सिर को प्रकाश की विशाल गेंद से ढक लिया और इसे घृणित सम्राट की ओर निर्देशित किया। डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर में लॉन्ग हाउचेन ने 2 कीमती गोलियां खरीदी, गोलियां जो 9वें चरण के पावरहाउसों को उनके डोमेन को संक्षिप्त करने में मदद कर सकती थीं। एक सिमा जियान को दिया गया और दूसरा लिन शिन को। लिन शिन ने अपना होली सन डोमेन पहले ही पूरा कर लिया था और अपने छोटे सफेद फूल की मदद से सिमा जियान के हथियार की गुणवत्ता में न केवल सुधार हुआ, बल्कि उसने अपना स्वयं का डोमेन भी हासिल कर लिया। सटीक रूप से कहें तो ये लॉन्ग येटिंग की तरह ही एक डोमेन हथियार था। वह अपने विशालकाय प्रकाश के गोले का बहुत शौकीन था और इस तरह उसका डोमेन विकसित होने के साथ साथ पूरी तरह से उसके अपने विचारों के अनुरूप था। उनके शरीर का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे उनकी ताकत और सुरक्षा के साथ साथ प्रकाश की विशाल गेंद की ताकत भी बढ़ गई। गंजे पुजारी सिमा जियान ने बस एक भयावह मानवीय हथियार का रूप ले लिया।
ऐसी गड़बड़ियां भी थीं जो लंबी दूरी के हमलों को रोकती थीं। किसी भी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत दर बहुत अधिक थी। दोनों महानुभाव वहां बेशर्मी से भिड़ गए, सबसे सरल और सबसे प्रत्यक्ष शारीरिक लड़ाई में शामिल हो गए। यह मांस और खून का संघर्ष था। समय समय पर वह गंदे सम्राट की चर्बी को छलकते हुए भी देख सकता था। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में ये युद्ध असाधारण माना जा सकता है। उनकी तरफ उनके शरीर टकराए और दूसरी तरफ लिन शिन और अंडरग्राउंड स्पाइडर दानव सम्राट के बीच जादू और उनके बीच लड़ाई हुई। पवित्र सूर्य का अभिशाप उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था और लिन शिन के 2 अमर उपकरण चमक रहे थे। ड्रैगन की अमर अग्नि की ओर इशारा करती रही आगे, और सूर्य के पवित्र अभिशाप की ओर एक अत्याचारी नीली लौ लगातार उत्सर्जित हो रही थी, जो भूमिगत मकड़ी दानव सम्राट की ओर निर्देशित थी। सूर्य का पवित्र अभिशाप सीखने के बाद लिन शिन उसके लिए पंखों वाले बाघ की तरह था। विशेष रूप से जिस क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की थी वह सूर्य के पवित्र अभिशाप पर आधारित था, जिसने इस पूर्ण कला को एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया था। भूमिगत दानव मकड़ी सम्राट की खेती भी 300,000 आध्यात्मिक ऊर्जा से अधिक थी और उसका शक्तिशाली मरे हुए जहर का जादू बेहद शक्तिशाली था। लेकिन दुर्भाग्य से आग की लिपटों में मरे हुए लोगों के खिलाफ कुछ हद तक प्रतिबंध था और पवित्र अग्नि की उज्ज्वल और आरामदायक पवित्र अग्नि का भी हल्का प्रभाव था। दोनों पक्ष वास्तव में सम थे और इसके अलावा लिन शिन को फायदा होता दिख रहा था। इस काली और लाल दुनिया में लिन शिन के ठीक होने की गति बहुत तेज थी। उसने अपने उन्मत्त हमलों में अपनी सारी शक्ति खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं की, जिसके कारण भूमिगत दानव स्पाइडर सम्राट घबराहट की स्थिति में था। भय और दर्द के दिव्य सिंहासन को धारण करते हुए हान यू ने गहरे हरे रंग का दिव्य कवच पहन रखा था, जिसने उसके पूरे शरीर को ढांक दिया था। उसका हथियार सिर्फ एक ढाल था और गहरे हरे रंग की ढाल पर 2 डिजाइन बने थे, एक तरफ एक डरावना राक्षस और दूसरी तरफ एक उदास परी। उनका प्रतिद्वंद्वी ज़ोंबी सम्राट था। ज़ोंबी सम्राट की हरकतें उसके कठोर बिजली की तरह तेज शरीर के विपरीत आनुपातिक थीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे आगे बढ़ा, हॉन यू हमेशा उसे रोकने के लिए समय पर था। हर बार जब ज़ोंबी सम्राट का हमला भय और दर्द की उस भारी ढाल पर पड़ता था, तो उसकी आत्मा की लौ हिंसक रूप से कांप उठती थी। अनिवार्य रूप से उसका शरीर धीमा था। उसके बाद उसे तुरंत हान यू द्वारा एक तरफ धकेल दिया जाएगा। हान यू ने भी हमला करने की पहल नहीं की, केवल एक मजबूत बचाव किया, जिससे ज़ोंबी सम्राट पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। ज्ञान और आत्मा के दिव्य सिंहासन को धारण करते हुए और नाइट टेम्पल और विरासत की शिक्षाओं के दिव्य नाइट की उपाधि धारण करते हुए झांग फैनफैन ने युद्ध के मैदान में हान यू के समान ही किया। वे दोनों अत्यंत दृढ़ शूरवीर थे। बुद्धि और आत्मा के दिव्य आसन ने उसे एक हथौड़ा और एक गोल ढाल दी। हर बार जब हथौड़ा घुमाया गया तो प्रकाश सार का एक अत्यंत तीव्र विस्फोट जारी हुआ। वह विस्फोट विशाल प्रकाश के गोले से भी अधिक शक्तिशाली था। हेलफायर सम्राट के हमले उतने ही शक्तिशाली थे, लेकिन झांग फैनफैन के ठोस बचाव के तहत वह कुछ नहीं कर सका। अध्याय 758 मरे हुए सम्राट के खिलाफ सूरज की तेज किरणें भाग 3। हान यू और झांग फैनफैन के युद्ध क्षेत्रों से कोई देख सकता था कि दिव्य सिंहासनों ने शूरवीरों की ताकत कितनी बढ़ा दी थी। चाहे वह ज़ोंबी सम्राट हो या हेलफायर सम्राट, उसकी खेती कम से कम 300,000 यूनिट आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इसके अलावा वे सभी विशेषज्ञ थे जो आमने सामने की लड़ाई में माहिर थे। लेकिन 2 दिव्य शूरवीरों का सामना करते हुए वे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सके। स्थिति बमुश्किल संतुलन बनाए रख सकी, लेकिन एक बार इस स्थिति में अंतर दिखाई देने पर पूरी तरह से हार होने की संभावना थी। यह विशेष रूप से के सदस्यों के लिए माम लाथाइल प्रकाश दानव शिकार दस्ता। आखिरकार वे किसी और के क्षेत्र में लड़ रहे थे। दूर से बड़ी संख्या में मरे हुए जीव उन्हें ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट और हड्डियों के ड्रैगन किंग के हमले असफल होने के बाद उन्होंने अपने हमले वापस ले लिए। लॉन्ग हाओ चेन को देखकर, जिसका पूरा शरीर सफेद कवच से ढका हुआ था, वे असहाय महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस विमान के सबसे शक्तिशाली सम्राट के रूप में न्याय सम्राट पिछले कुछ हजार वर्षों से हर चीज पर नियंत्रण रखता था। इस पारलौकिक शक्ति केंद्र की साधना उसकी तुलना नहीं कर सकती, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाश गुण भयावह रूप से शुद्ध था। यहाँ तक कि वह 7वीं रैंक के 9वें चरण का पावरहाउस भी सीमा नहीं देख सका। लॉन्ग हाओ चेन शांति से उन कई प्रवर्धनों को समझ रहा था जो अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन ने उसके लिए लाए थे, जबकि उसी समय उसकी धारणा ने पूरे स्टेडियम को कवर कर लिया था।
युद्ध के मैदान में होने वाले हर परिवर्तन को वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। शाश्वत कवच पहने हुए जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग दोनों अब उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते थे। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के लिए भी उन्हें हराना आसान नहीं था। इन दोनों अत्याचारियों की साधना के आधार लगभग 10 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयां थीं और उनकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। साथ ही उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। लॉन्ग हाओचेन का लक्ष्य केवल हाओयू के विकास को अक्षुण्ण रखना था, न कि इन सम्राटों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालना। इसलिए अपनी ताकत को बचाए रखना और महत्वपूर्ण क्षण को टूटने देना सबसे अच्छा विकल्प था। उसके पास एक अद्वितीय क्षमता भी थी जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया था, और यह उसका उपयोग करने का समय भी नहीं था। साधना में 9वें चरण तक पहुंचने के बाद उनके साथियों में पर्याप्त योग्यता नहीं थी। उसके सामने जीवन और मृत्यु की यह लड़ाई मंदिर के महान युद्ध में हुई लड़ाई से कहीं बेहतर थी। साथ ही यह उन्हें अपनी नई टीमों के साथ विलय करने की अनुमति भी देगा। इसलिए लॉन्ग हाओचेन को सब कुछ करने की कोई जल्दी नहीं थी। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने इंस्टेंट फ्लैश डोमेन और सोल शेयरिंग चेन दोनों की जीवन शक्ति को साझा किया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके साथी सचमुच खतरे में हैं। हाओयू शांति से पहाड़ी पर चढ़ गया। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर की सारी शक्ति लुप्त हो गई हो। नीलम रंग के तराजू ने अपनी पूर्व चमक खो दी और चुपचाप वहीं बैठे रहे। यांग वेंझाओ और डुआन यी हाओयू के सबसे करीब थे और वे उसके परिवर्तनों पर कड़ी नजर रखते थे। हालांकि वे दोनों अभी तक साधना के 9वें चरण तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे टेंपल नाइट्स की युवा पीढ़ी के पावरहाउस थे। जब उनकी नजर हाओयू पर पड़ी तो उन्हें एक अवर्णनीय डर का एहसास हुआ। हाओयू शांत लग रहा था, मानो कोई ब्लैक होल बन रहा हो। यांग वेंझाओ ने एक बार हाओयू की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी धारणा का उपयोग करने की कोशिश की थी। हालांकि उसने अभी शुरुआत ही की थी जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा को चूसा जाने वाला है। वह इतना डर गया कि उसने जल्द ही अपनी धारणा वापस ले ली। उन्होंने आगे जांच करने की हिम्मत नहीं की। हाओयू की खामोशी और गतिहीनता ने यांग वेंझाओ और डुआन यी को बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी। ये लड़ाई कितने समय तक चलेगी यह कोई नहीं जानता था। हाओयू से पहले अपना विकास पूरा कर लिया, लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही वे दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे युद्ध के मैदान में आकाश में कैसे प्रकट होना चाहते हैं और मरे हुए सम्राट से लड़ना चाहते हैं। हालांकि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। जजमेंट नाइट की आंखों में आत्मा की आग लगातार टिमटिमा रही थी, जिससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। उसके हमले वापस लेने के बाद उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई। लॉन्ग हाओचेन को लग रहा था कि अगली बार जब वह अपनी पूरी ताकत लगाएगा तो वह पहले से भी अधिक उग्र हो जाएगा। जजमेंट नाइट इंतजार कर रहा था, लाइट की ओर से दानव हंट स्क्वाड के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तक उनमें से किसी एक का उल्लंघन किया गया तब तक सभी पहलुओं में उनका दबदबा रहेगा। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने इसे रोकने के लिए अपने सुपर दिव्य उपकरणों पर भरोसा किया। जजमेंट नाइट को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। यह एक निर्णायक क्षण था। भले ही वह लॉन्ग हाओचेन को नहीं हरा सका, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को रोक सकता था। इन अलौकिक शक्तियों के बीच एकमात्र व्यक्ति जिसे वह वास्तविक खतरा महसूस करता था वह लॉन्ग हाओचेन था। जैसा कि जजमेंट नाइट को उम्मीद थी, ये पता चला कि एक दोष सामने आया। ये वांग युवान था। कंकाल सम्राट के हमले बेहद क्रूर थे और उसके विशाल शरीर ने उसकी गतिविधियों पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं डाला। काली हड्डी का ब्लेड हवा में काली बिजली पैदा करता रहा और वांग युवान पर हमला करता रहा। वांग युवान खुद भी बचाव करने में नहीं बल्कि आक्रमण करने में अच्छी थी। इस प्रकार उसने उसी समय अपना आशावादी डोमेन जारी कर दिया। वह केवल अपना बचाव कर सकता था। दरार काली हड्डी का ब्लेड हवा में काली बिजली में बदल गया, जो वांग युवान पर भारी पड़ गया। वांग युवान ने विरोध करने के लिए अपेक्षाकृत कमजोर रक्त तूफान का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसके बाएं हाथ में मौजूद विशाल दिव्य आत्मा ढाल आगे बढ़ी और तुरंत काली हड्डी के ब्लेड से टकरा गई। 7 अंतरिक्ष क्रिस्टलों से युक्त विशाल दिव्य आत्मा शील्ड पहले से ही अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने में सक्षम थी। ये दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए स्थानिक अशांति की एक परत खोलने में सक्षम था। हालांकि इस बार यह अलग था। कंकाल सम्राट का हमला स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। जिस क्षण उसकी काली हड्डी का ब्लेड शील्ड विशाल दिव्य आत्मा द्वारा उड़ाया गया, हड्डी का ब्लेड अचानक मायावी हो गया। ये 3 बार ऐसी गति से चमका जिससे नग्न आंखों से देखना मुश्किल था, और एक बार फिर 3 तलवारों से विशाल दिव्य आत्मा ढाल पर जोरदार प्रहार किया। दम घुटने वाली कराह के साथ वांग युवान अब इस हमले की भयानक ताकत का सामना नहीं कर सका।
उसका पूरा शरीर हवा में ही जमीन पर गिरकर कट गया। कंकाल सम्राट ने उसे नहीं छोड़ा और बिजली की चमक के साथ उड़ान के बीच में वांग युवान को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से हड्डी के ब्लेड पर ध्यान केंद्रित कर पाता, एक मोटा काले रंग का लबादा तुरंत उसके पैरों से उठ गया। उस समय उसकी मूल रूप से काली हड्डियों का रंग कुछ फीका लग रहा था। केवल हड्डी के ब्लेड से रसातल का रंग उत्सर्जित हुआ। उस समय वांग युवान का बायां हाथ बहुत दर्द में था और उसकी जीवन ऊर्जा और रक्त उसके अंदर दौड़ रहा था। जाहिर है कंकाल सम्राट लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी समय जब उसने अपनी शक्ति को हड्डी के ब्लेड में संग्रहित किया तो उसका डोमेन पूरी तरह से सक्रिय हो गया और उसने वान को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। जी युवान अपने स्पेस स्पिरिट किचन के शुरुआती समय को धीमा कर रहा है। इस तरह वांग युवान के पास हमले को सीधे रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग युवान ने अपने दांत पीस लिए, उसका दिल अनिच्छा से भर गया। वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस हमले को नहीं रोक पाएगी। हालांकि लॉन्ग हाउचेन निश्चित रूप से उसे बचा लेगी, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई अंतर आ जाए तो वह संतुष्ट नहीं होगी। हड्डी का एक भूतिया काला ब्लेड चुपचाप हवा में बह गया और ठीक उसी समय एक सुनहरी आकृति अचानक बिना किसी चेतावनी के वांग युवान के सामने प्रकट हुई। प्रकाश की एक तीव्र आभा तुरंत फूट पड़ी। बिजली के 12 बोल्टों ने बुरी तरह से काली हड्डी के ब्लेड पर बमबारी की। टकराना। स्वर्ण आकृति के हाथ में पौराणिक स्तर की एक विशाल स्वर्ण ढाल थी। 12 सुनहरे बोल्टों की बमबारी के बाद उसने गिरती हुई हड्डी के ब्लेड को रोक दिया। उसके चारों ओर तीव्र सुनहरी रोशनी चमकी और हड्डी का टुकड़ा दूर जा गिरा। हालांकि सुनहरी आकृति के हाथों की विशाल ढाल टुकड़े टुकड़े हो गई। लेजेंडरी इक्विपमेंट का एक टुकड़ा वैसे ही क्षतिग्रस्त हो गया था। यह सुनहरी आकृति झांग फैन की दूसरी लाइफ स्पिरिट किचन का अवतार थी। युद्ध के मैदान में खुद को स्थापित करते हुए झांग फैन ने वांग युवान के पक्ष पर कड़ी नजर रखी और दिव्य सिंहासन की मदद से अपने प्रतिद्वंद्वी की अभेद्य रक्षा को रोक दिया। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि वांग युवान किस खतरे में है। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने निर्णायक कार्रवाई की। उसने अपना क्लोन छोड़ा जो उसकी प्राचीन विशाल ढाल लिए हुए था और उसकी ओर दौड़ा। प्रकाश के वे 12 स्तंभ लंबे समय से एकत्रित हो रहे थे और अपनी शक्ति प्रकट कर रहे थे। ये वांग युवान को बचाने के लिए हुआ। युवान भंडारण शक्ति। झांग फैन की आवाज उसके कान में गूंज उठी और वह हमशक्ल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी, बेशर्मी से स्केलेटन किंग पर हमला कर रही थी। उसने उस पर पलटवार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी खेती में वृद्धि के साथ स्पिरिट स्टोव विकसित हुआ और झांग फैन का दूसरा स्पिरिट स्टोव अपने चरम पर पहुंच गया। अभी उसका डबल उसके खेती के आधार का कम से कम 90% था। वह इसे 4 घंटे तक रोके रखने में सक्षम था। साथ ही वह अन्य उपकरणों का भी उपयोग कर सकता था। केवल वह झांग फैन की अपने उपकरणों से लैस करने की क्षमता विरासत में नहीं ले सका। हालांकि डबल आखिरकार डबल ही था और इसे नियंत्रित करने के लिए झांग फैन का ध्यान भटकना पड़ा। नरकंकाल सम्राट के हमलों को रोकना बहुत अधिक था, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सफलता के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन वे कोई गलती नहीं कर सके और अंततः वांग युवान ने अंतर पैदा कर दिया। वांग युवान और झांग फैन ने एक साथ जो समय बिताया वह कम नहीं था और वे तुरंत समझ गए कि उनका क्या मतलब था। उस दोहरे के साथ मिलकर हमला करने के बजाय उन्होंने विशाल दिव्य आत्मा को ऊपर उठाते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथों में ढाल हवा में ऊंची थी। वांग युवान के पैरों से एक चांदी सफेद चमक फैलने लगी जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके पूरे शरीर पर चांदी सफेद लपटों की एक परत प्रज्वलित कर रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें वास्तव में खून से लाल थीं और वे 2 माणिक की तरह खूनी रोशनी से चमक रही थीं। अपने चारों ओर चांदी सफेद आभामंडल के साथ वह और भी अधिक क्रूर लग रहा था। वांग युवान का उपनाम युद्ध की खूनी देवी था। ऐसा कैसे हो सकता था, बेकार कहा जाएगा। कंकाल सम्राट के हाथों भारी क्षति झेलने के बाद उसके दिल में अटूट लड़ाई की भावना प्रज्वलित हो गई। चांदी सफेद स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक से अधिक तीव्र हो गई और वांग युवान ने अचानक एक चीख निकाली। इससे पहले कि उसकी आंखें तुरंत बाहर निकल गईं, खूनी रोशनी की 2 धारियों में बदल गईं जो आकाश की ओर बढ़ रही थीं। आकाश में रक्त प्रकाश की रोशनी में प्रकाश का एक चांदी द्वार खुला। तुरंत वांग युवान के शरीर से चांदी की रोशनी की हजारों किरणें निकलीं।
तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव ने वांग युवान के चारों ओर सब कुछ विकृत कर दिया और केवल 2 रक्त रंग की रोशनी बिखरी जब वे चांदी के स्थानिक गेट के संपर्क में आए, जो आकाश से गिरने वाले रक्त रंग के अवरोध में बदल गए। वांग युवान ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर मुक्का मारा, जिससे और भी तेज चीख निकली। उनके बाएं हाथ में विशाल दिव्य आत्मा ढाल उठी हुई थी और रक्त रंग की नसों की एक पतली परत ने विशाल ढाल को ढक दिया था। अध्याय 759 गंजे सकल ने गोल मटोल को नीचे धकेल दिया। भाग 1। बूम। चांदी की रोशनी का एक विशाल खंभा आकाश में उड़ गया, जिसने बीच में खुलने वाले चांदी के प्रकाश के द्वार को निगल लिया। विकृत स्थानिक उतार चढ़ाव ने युद्ध के मैदान में हर किसी को कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे एक ही समय में स्थानिक उतार चढ़ाव की ओर देख रहे थे। चांदी की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो गई और उसके भीतर एक विशाल आकृति बिना जाने ही प्रकट हो गई। यह आकृति कम से कम 10 मीटर लंबी थी और इसका पूरा शरीर चांदी के कवच से ढका हुआ था। कवच के बाहर चांदी की चमक नहीं बल्कि खूनी आभा थी। लॉन्ग हाओ चेन को बचाने के लिए टॉवर ऑफ इटर्निटी में वांग युवान ने अपनी स्थानिक विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रज्वलित करने के लिए अपने आध्यात्मिक विस्फोट का उपयोग किया था। इस प्रकार विशाल दिव्य आत्मा भगवान अवतरण तकनीक को पूरा किया और एक उचित हिट के संत रक्षक को हराया। उस युद्ध में वह लगभग मर चुकी थी, लेकिन झांग फैन की बदौलत उसे जीवित रखा गया। इस क्षण में वांग युवान ने वह सब कुछ नहीं दोहराया जो तब हुआ था। अभी वह पहले से ही एक सच्ची 9वें चरण की पावरहाउस थी, जिसके पास अपना स्वयं का रक्त डोमेन था। उसके पास पहले से ही विशाल दिव्य आत्मा शील्ड, एक अविनाशी ढाल का उपयोग करने की योग्यता थी। ये सही है, 7 चांदी के क्रिस्टलों से जड़ित होने के बाद विशाल दिव्य आत्मा शील्ड महाकाव्य स्तर पर नहीं बल्कि अमर स्तर पर है। इस बार अवतरित होने वाली विशाल दिव्य आत्मा पहले से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। ये स्पष्ट रूप से एक महिला योद्धा थी और यह बिल्कुल वांग युवान का विस्तृत संस्करण था। उसकी आंखों में चांदी की रोशनी चमक रही थी और उसके शरीर से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव पूरी तरह से रक्तलाल था। एक मोटी रिक्तपिपासु आभा फूट पड़ी और इसकी उग्रता ने मरे हुए सम्राटों को भी भय का अनुभव कराया। उस समय कंकाल सम्राट के भयंकर हमलों के तहत झांग फैन का दोहरा पहले से ही हमले का सामना करने में असमर्थ था और उसका शरीर कई स्थानों पर घायल हो गया था। ठीक समय पर कंकाल सम्राट की तलवार से उड़ा दिया गया था। यदि सेकंड लाइफ स्पिरिट स्टोव बहुत अधिक घायल हो जाता तो उसका बना हुआ अवतार पहले ही गायब हो जाता, और इस समय भी यही स्थिति है। हम शक्ल सुनहरी रोशनी के छींटों में गायब हो गई। हवा में चांदी की रोशनी की चमक के साथ वांग युवान कंकाल सम्राट के सामने खड़ा था। विशाल दिव्य आत्मा के रूप में भी वांग युवान कंकाल सम्राट की ऊंचाई का आधा भी नहीं था। हालांकि उसकी विशाल दिव्य आत्मा ढाल अभी भी खुद से लंबी थी। विशाल ढाल भेद गई और कंकाल सम्राट की हड्डी के ब्लेड से जोरदार टक्कर हुई। इस बार वांग युवान पीछे नहीं हटे। एक जोरदार दुर्घटना के साथ कंकाल सम्राट का शरीर झटके से हिल गया। तुरंत वांग युवान का दाहिना हाथ अनगिनत बार फैल गया और एक खूनी तूफान दिखाई दिया जो हिंसक रूप से भड़क उठा। शुरू से ही ये सबसे शक्तिशाली जन्मजात क्षमता थी जिसका उपयोग ब्लड स्टॉर्म कर सकता था, डायमेंशनल स्टॉर्म। विशाल दिव्य आत्मा में परिवर्तित होने के बाद वांग युवान ने न केवल अपनी ताकत बढ़ाई बल्कि अपने हथियार भी बढ़ाए। ब्लड स्टॉर्म की आक्रमण शक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया इसके हमले की सीमा बढ़ती गई। ऊपर हवा में आयामी तूफान पागलों की तरह हवा में फैल गए। कंकाल सम्राट ने हिंसक संघर्ष किया, लेकिन ब्लड स्टॉर्म के हमले के तेज दांतों ने उस पर निशान छोड़ दिए। उनकी लड़ाई में ये पहली बार था कि वांग युवान ने पहल को जब्त कर लिया था। हालांकि ये कंकाल सम्राट वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। किसी को पता नहीं था कि इसके कंकाल को कैसे तैयार किया गया था, लेकिन इसकी कठोरता एपिक उपकरण के बराबर थी। हिंसक और उन्मादी टक्कर के तहत इससे जड़ को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। डोमेन एक दूसरे से टकराए, हथियार और यहां तक कि शरीर भी लगातार हिंसक और टकराने वाली आवाजें निकाल रहे थे। इस बार वांग युवान ने जरा भी जमीन नहीं छोड़ी और एक विशाल दिव्य आत्मा के रूप में अवतार लेने पर कंकाल सम्राट का आमने सामने सामना करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से जरा भी हारे बिना उसकी ताकत पूरी तरह से बढ़ गई। जजमेंट नाइट निराश था। मूल रूप से उसे एक सफलता मिल गई थी, लेकिन वह लॉन्ग हाओचेन को रोकने के लिए पहले से ही तैयार था। लेकिन किसने सोचा होगा कि दुश्मन इतना दृढ़ होगा। उन्होंने दबाव का डटकर विरोध किया। हालांकि उसके दिल में अभी भी तिरस्कार महसूस हो रहा था। वह कंकाल सम्राट को बहुत अच्छी तरह जानता था।
सहन शक्ति के मामले में कंकाल सम्राट निश्चित रूप से मरे हुए सम्राटों में सबसे मजबूत था। उसके पास कोई अन्य क्षमता नहीं थी, लेकिन उसने अपने शरीर को हमला करने और बचाव करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वह बेहद मजबूत हो गया। लेकिन वांग युवान अब उनके समान स्तर पर लग रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह एक अस्थायी विस्फोट था। एक बार जब यह विस्फोट समाप्त हो गया तो कंकाल सम्राट अभी भी अंतिम विजेता होगा। साथ ही एक से अधिक सफलताएं भी मिली। उसी समय जब वांग युवान ने कंकाल सम्राट का सामना किया, चेन यंगर और सिमा जियान चिंतित हो गए। इस समय चेन यंग रा ने अपना दूसरा सम्मन पहले ही पूरा कर लिया था। अन्य 36वें रैंक के जीव क्रिएचर समनिंग गेट से बाहर आए और लिच किंग द्वारा बुलाए गए बोन ड्रैगन के साथ मौत से लड़ने लगे। हड्डी ड्रैगन की संख्या भी भस्म हो गई। हालांकि यह उसके नामित जानवर से बहुत सस्ता था। आखिरकार ये हड्डी वाले ड्रैगन एक ही प्रजाति के थे। इसके अलावा उन्हें लिच राजा द्वारा 2 बार भी नहीं बुलाया गया था। उनकी विशेषताएं समान थीं, इसलिए उनका आक्रमण और बचाव काफी ऊंचा था। जहां तक चेन यंग र का सवाल है, उसे उन्हें बुलाने में कोई समस्या नहीं हुई और वह ऐसा करने में सक्षम थी इन जादुई जानवरों को बढ़ाने के लिए अपनी महारत का उपयोग करें। हालांकि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए वह अपने सैनिकों को ठीक से आदेश देने में कुछ हद तक असमर्थ था। यदि यह रेप्लिका टाइम स्पिरिट स्टोव की ट्रिपल सम्मन के लिए नहीं होता तो वह शायद लंबे समय तक टिक रहने में सक्षम नहीं होता। दरअसल बीस्ट गॉड डोमेन रखने वाले चेन यंग र और लिच किंग के बीच अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। मुख्य कारण ये था कि उसके सामने का युद्ध क्षेत्र चेन यंग र के लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं था। यह मरे हुओं से भरा एक विमान था। यदि वह प्राणियों को बुलाना चाहता है तो उसे इसे अन्य स्तरों से करना होगा, न कि अपने स्वयं के स्तर से। इस तरह इसमें न सिर्फ काफी ऊर्जा खर्च होगी, बल्कि लंबे समय तक गाना भी पड़ेगा। इसीलिए इसे नुकसान की स्थिति तक पूरी तरह दबा दिया गया। हालांकि मैकडुल का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। सबसे पहले यह एक डेविल ड्रैगन में बदल गया, जिसने कई बार लिच किंग के हमलों को रोका, लेकिन ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी, ये 4 चिमेरों में बदल गया और इसकी 4 विशेषताओं ने एक ही समय में अपनी ताकत दिखाई। चेन यंग की बमुश्किल मदद की। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए लिच राजा की आंखों में आत्मा की लौ जोरों से धड़क रही थी। उसके हाथ में हड्डी का डंडा आगे की ओर इशारा कर रहा था और ऊंची आवाज वाली चीखें लगातार गूंज रही थीं। तुरंत ही बोन ड्रैगन के हमले और भी पागलपन भरे हो गए, क्योंकि बोन ड्रैगन किंग को मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट द्वारा वश में कर लिया गया था। यह मरे हुए प्रेरी का पर्वत बन गया। परिणामस्वरूप उसकी कमान के तहत हड्डी ड्रैगन मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट के अधीनस्थ बन गए थे। लिच किंग और नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ एंड डेड क्रिएचर्स का घनिष्ठ संबंध है। जब दोनों जीवित थे तो वे युगल थे। इस प्रकार मरे हुए प्राणियों के निर्णय के शूरवीर ने बोन ड्रैगन को लिच राजा को सौंप दिया। अन्यथा लिच किंग की वर्तमान ताकत के साथ वह एक बार में इतने सारे बोन ड्रैगन को बुलाने में सक्षम नहीं होगा। लिच किंग की खेती को केवल 10 महान राजाओं में चौथा स्थान दिया जा सकता था, लेकिन बोन ड्रैगन लीजन के अलावा यह एक ऐसा संयोजन था जो केवल मरे हुए प्राणियों के जजमेंट नाइट और बोन ड्रैगन किंग के पीछे था। न केवल आसमान में मौजूद बोन ड्रैगन ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया, बल्कि पहले से टूटे हुए बोन ड्रैगन भी धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा होने लगे। मरे हुए प्राणियों के रूप में यदि वे इन हड्डी ड्रैगन को मारना चाहते थे तो उन्हें अपनी आत्मा की आग को पूरी तरह से बुझाना होगा। और चेन यंग र, जो इस समय घाटे में है, ऐसा कैसे कर सकती है? दूसरी ओर सिमा जियान भी खतरे में थी। उसे गंदे सम्राट के शरीर की निडर रक्षा से नफरत थी। जिस समय सिमा जियान ने अपना डोमेन छोड़ा, उस समय उसका पलड़ा भारी था। प्रकाश की विशाल गेंद की ताकत पर भरोसा करते हुए वह फाउल सम्राट को हराने में कामयाब रहा। लेकिन गंदा सम्राट एक शीशे की तरह था, एक न झुकने वाली चीज। हर बार जब वह इसे देखता था तो ऐसा लगता था कि उसे नीचे गिरा दिया जाएगा, लेकिन फिर वह ठीक हो गया। प्रकाश की विशाल गेंद उसके शरीर को लगातार कुचलती रही, जिससे उसके शरीर में बड़ी खिड़कियां बन गईं, लेकिन ये चोटें जल्दी ही ठीक हो गईं। समय बीतने के साथ बादलों का आक्रमण डी सिमा जियान पर प्लेग का जहर धीरे धीरे तेज हो गया। हालांकि प्रकाश का तत्व उसके एक हिस्से को शुद्ध कर सकता था, आखिरकार ये गंदे सम्राट का क्षेत्र था। काफी देर बाद सिमा जियान को चक्कर आने लगे। इसके अलावा मुझे अभी कुछ समय पहले ही एक डोमेन मिला था। हालांकि उसकी विस्फोट शक्ति काफी मजबूत थी, उसके डोमेन हथियार ने बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत की, इसलिए ये लंबे समय तक नहीं टिक सका।
अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत को देखते हुए सिमाजियान का विशाल शरीर पहले से ही कुछ हद तक अस्थिर था। हालांकि इस बार लोत्सम सम्राट सिमाजियान के शरीर को निशाना नहीं बना रहा था, न ही वह प्रकाश की विशाल गेंद को निशाना बना रहा था। डिंग! एक तेज ध्वनि के साथ धातु का हुक प्रकाश की विशाल गेंद के पीछे की श्रृंखला में टूट गया। लोहे के हुक का अगला सिरा टूटकर सीधे उस पर लॉक हो गया। गंदा सम्राट अपनी पूरी ताकत से पीछे हट गया और धातु का हुक चेन के साथ फिसल गया, जिससे चिंगारियों की एक श्रृंखला भड़क उठी। अंत में वह वहीं रुक गया जहां प्रकाश की विशाल गेंद थी और तुरंत विशाल धातु की गेंद को पकड़ लिया। हालांकि वह मोटा दिखता था, लेकिन वास्तव में वह काफी हिसाब किताब वाला था। सिमाजियान का हमला उसके लिए बहुत दर्दनाक था और वह अपने डोमेन हथियार की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ था। हालांकि उनका सबसे बड़ा लाभ उनकी सहनशक्ति थी। उसके शरीर की चर्बी दिव्य कवच की रक्षात्मक क्षमताओं के बराबर थी और उसने अंततः इस अवसर का लाभ उठा लिया था। और इसके अलावा उसे सिमाजियान की विशाल लाइट बॉल पसंद आ गई थी और वह इसे अपने हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए चुराने की योजना बना रहा था। उनके दृष्टिकोण से ऐसा इसलिए था क्योंकि हथियार में स्वयं बढ़ने की क्षमता थी। दो विशाल सेनाएं एक ही समय में पीछे हट गईं और दोनों जंजीरें तुरंत सीधी हो गईं। दोनों पक्षों के बीच खेती के स्तर में अंतर वही था। सरासर ताकत के मामले में सिमाजियान संभवतः गंदे सम्राट से कैसे मेल खा सकती है। तुरंत ही उसके शव को धीरे धीरे हटाया गया और सिमाजियान उसे जाने नहीं दे सकी। प्रकाश की विशाल गेंद को इसकी व्यवस्थित होने की क्षमता कहा जा सकता है। यदि उन्होंने हार मान ली तो यह उनके लिए एक अतुलनीय आघात होगा। यहां तक कि उनका डोमेन भी इसी कंप्यूटर पर निर्भर था। जब यह प्रकाश की विशाल गेंद के अंदर एक कृत्रिम आत्मा का निर्माण कर सकता है, तो भयानक विनाशकारी शक्ति वाला ये हथियार एक दिव्य उपकरण में विकसित हो सकता है। गंदे सम्राट की आंखों में आत्मा की आग स्पंदित हो गई, एक घातक सफेद रोशनी में बदल गई, विजयी रूप से सिमाजियान को करीब और करीब खींच रही थी। प्लेग डोमेन से एक गंदी बदबू निकल रही थी, जो लगातार सिमाजियान के शरीर को क्षत विक्षत कर रही थी। ठीक उसी समय नीली आग का एक विशाल गोला अचानक आकाश में फैल गया और घृणित सम्राट की श्रृंखला पर जोरदार प्रहार किया। अनगिनत नीली चिंगारियों के साथ हिंसक गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी। फाउल फील्ड के शरीर का कुछ हिस्सा आग की लपटों से दाग गया था, जिससे उसके पूरे शरीर से कर्कश आवाजें निकल रही थीं। उसी समय सुनहरी रोशनी की एक परत ने उग्र नीली लौ को घेर लिया, जिससे ब्लाइट पॉइजन क्लाउड की संख्या आधी हो गई। अध्याय 760 गंजे सकल ने गोल मटोल को नीचे धकेल दिया। भाग 2। जो अचानक सिमाजियान की मदद के लिए आगे आया, वह निस्संदेह लिन शिन था। उस समय लिन शिन पर स्तुति की गौरवशाली पवित्र अग्नि हिंसक रूप से जल रही थी, लाल रंग की लपटों के घेरे में बदल रही थी। सुनहरा और आकाश में उगता हुआ, जिससे उसके सिर के ऊपर पवित्र सूर्य श्राप और भी अधिक लाल सुनहरा दिखाई देने लगा, जो और भी अधिक सुंदर लग रहा था। उसका आक्रमण भी तुरंत उग्र हो गया। एक विशाल ड्रैगन का सिर पवित्र सूर्य से उभरा और भूमिगत दानव मकड़ी सम्राट की ओर चला गया। उच्च तापमान के कारण भूमिगत दानव मकड़ी सम्राट के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रकाश और आग के सही संयोजन ने अंततः लिन शिन को अभी के लिए लाभ दिया। हालांकि भूमिगत दानव मकड़ी सम्राट से निपटना भी आसान नहीं था। जैसे ही उसने एक विशाल मकड़ी का जाल उगला, उसके शरीर पर पैटर्न चमकने लगे। मकड़ी का जाला सीधे हवा में तैरने लगा और उसके विशाल शरीर को उसके पीछे रोक दिया। लिन शिन की गौरवशाली पवित्र अग्नि और पवित्र सूर्य अभिशाप के संयोजन के तहत वह इस वेब को नष्ट करने में असमर्थ था। मकड़ी के जाले से प्रत्येक जादू को छानने के बाद इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। भूमिगत दानव मकड़ी सम्राट के चार सामने के अंगों द्वारा एक एक करके विघटित कर दिया गया था। हालांकि इस तरह लिन शिन ने अंततः थोड़े समय के लिए बढ़त हासिल कर ली और एक जादूगर के रूप में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का यह अवसर ले लिया। आग के गोले न केवल सिमाजियान की तरफ दिखाई दिए, बल्कि लिन शिन का पवित्र सूर्य अभिशाप पूरी ताकत से फूट पड़ा। पवित्र सूर्य से आग का एक स्तंभ निकला जो आकाश में उग रहा था। इसके तुरंत बाद आग का स्तंभ सैकड़ों आग के गोले में टूट गया और सभी दिशाओं में बिखर गया। जादू पर लिन शिन का सटीक नियंत्रण बिना किसी संदेह के प्रकट हुआ। ये आग के गोले अस्त व्यस्त दिखते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें आंखें थीं और हर एक अपना लक्ष्य ढूंढ सकता था। उनमें से सबसे अधिक केंद्रित चेन यंग र था, जिसके पास ड्रैगन बोन लीजन में कम से कम 50 विशाल नीले सोने की आग के गोले इकट्ठे थे। एक क्षण के लिए एक भयंकर विस्फोट हवा में गूंज उठा।
बोन ड्रैगन लीजन के 1 दर्जन से अधिक खोपड़ी ड्रैगन को पवित्र सूर्य से फूटने वाले आग के गोलों के हमले से पकड़ लिया गया था, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जो गौरवशाली पवित्र अग्नि के प्रभाव में था। हालांकि उनकी आत्माएं सीधे तौर पर जलकर राख नहीं हुई, फिर भी उन्हें गंभीर चोटें लगीं। दूसरा सिमा जियान और वांग युवान का समर्थन था। विशाल दिव्य आत्मा का रूप लेने के बाद वांग युवान को कंकाल सम के खिलाफ मजबूती से ताकत मिलती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी को धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस आग के गोले से घिरे कंकाल सम्राट का ठोस शरीर अंततः अब और विरोध करने में असमर्थ था। उसके शरीर से काली रोशनी की एक परत निकली और वह गुस्से की दहाड़ की आवाज से 100 मीटर पीछे हट गया। तभी उन्होंने अपनी स्थिति स्थिर की। वांग युवान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया और स्केलेटन सम्राट के दाहिने हाथ पर स्पेस स्प्लिटिंग शॉट लॉन्च किया। आखिरकार वहां एक बड़ी दरार रह गई। इस हमले से सिमा जियान को और फायदा हुआ। जब पहली आग का गोला चेन से टकराया तो चिलचिलाती गर्मी ने गंदे सम्राट की खींचने की गति को तुरंत धीमा कर दिया। इसके बाद उनके विशाल शरीर पर 10 से अधिक आग के गोले दागे गए। हालांकि घृणित सम्राट ने लड़ाई का विरोध किया, लेकिन वह प्रकाश विशेषताओं से भरे इस उच्च तापमान वाले आग के गोले से भूनने को तैयार नहीं था। अलुस के शरीर की चर्बी मौत की तरह सफेद रोशनी से चमक रही थी और वह एक तरफ भाग गया। जैसे ही वह आगे भागा, उसके पीछे कई बात की तस्वीरें दिखाई दी। उनकी गति टेलीपोर्टेशन के बराबर थी और उनके विशाल शरीर के बिल्कुल विपरीत थी। लिन शिन ने उसका पीछा करने के लिए उन आग के गोलों को नियंत्रित करने की परवाह नहीं की। हालांकि अपना लक्ष्य चूक जाने के बाद इन सभी आग के गोलों ने गंदे सम्राट की जंजीरों पर बमबारी की। घृणित सम्राट भय से पीला पड़ गया। उसके लिए ये स्टील का हुक बहुत कीमती खजाना था। सोल फायर में आज की शक्ति पाने के लिए उसने असंख्य मरे हुए प्राणियों को समाहित कर लिया था। वह हुक को पीछे खींचना चाहते हुए अचानक पीछे हट गया, लेकिन इस बार सिमा जियान ने ऐसा नहीं किया। निष्क्रिय अवस्था सक्रिय हो गई। उसने प्रकाश की विशाल गेंद को अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। तनी हुई जंजीरें उसी स्थान पर आग के गोलों की बौछार के नीचे थीं। ये देखते हुए कि जंजीर का हिस्सा पहले ही जलकर लाल हो चुका था, जंजीरों से शोक की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो गौरवशाली पवित्र अग्नि का परिणाम थी जिसने उन अन्यायी आत्माओं की आत्माओं को शुद्ध कर दिया था। सिमा जियान जोर से चिल्लाया, उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसी समय वह पीछे की ओर झुक गया। उसकी पीठ से घनी सुनहरी रोशनी फूट रही थी, जिससे उस स्थान पर एक बड़ी तलवार बन गई जहां चेन लाल जल रही थी। अभी गंदा सम्राट पूरी तरह से भयभीत था। वह अपने हथियार को ऐसे ही नष्ट नहीं होने दे सकता था। चारों ओर फैली हुई मोटी मोटी भुजाओं की एक जोड़ी और उसके शरीर पर एक घातक सफेद रोशनी खिल गई। उसकी छोटी छोटी आंखों में आग की भावना बेतहाशा नाच रही थी। ये स्पष्ट था कि उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। चाहे कुछ भी हो, उसे चेन की स्थिति बदलनी पड़ी और वह सिमा जियान के हमले को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सका। हालांकि घृणित सम्राट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिमा जियान की भारी शक्ति इस समय अचानक गायब हो जाएगी। इस बार थोड़ी सी भी चेतावनी के बिना और अत्यधिक बल लगाए जाने के कारण गंदे सम्राट का शरीर एक लुढ़कती लौकी की तरह कुंडलियों की एक श्रृंखला में जमीन पर लुढ़क रहा था। और सिमा जियान, जिसने अचानक अपना बल लगाना बंद कर दिया था, इस अपार बल से बह गया, जिससे पता चला कि गंदे सम्राट की दिशा में गिरने से पहले वह प्रकाश की विशाल गेंद से टकरा गया था। अपने हुक को पुनः प्राप्त करने के लिए फाउल सम्राट ने उसे वापस खींचने के लिए अपनी सारी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। सिमा जियान का शरीर लगभग एक तोप के गोले जैसा लग रहा था जो उस पर हमला कर रहा था। इस समय युद्ध के मैदान पर लड़ने वाले मनुष्यों और मरे हुए दोनों की लगभग आधी शक्तियों ने इस अजीब और चौंकाने वाले दृश्य को देखा। विशाल गंजे आदमी ने 50 मीटर व्यास वाली एक भयानक धातु की गेंद को हवा में उठाया, फिर उसे मांस के पहाड़ की तरह जमीन पर पड़ी चर्बी पर दबाने से पहले पफ गंजा जानवर धातु की गेंद ले गया और उसे मांस के पहाड़ पर जोरदार ढंग से पटक दिया, जिससे बेहद घृणित ध्वनि निकली। जो देखा जा सकता था वह ये था कि टक्कर के केंद्र में पीली सफेद वसा की एक परत निकल गई थी। टक्कर का बल बहुत अधिक था और गंदे सम्राट के शरीर पर लगे घावों से यह पीली सफेद चर्बी बलपूर्वक फट गई। यहां तक कि अपने बचाव के स्तर के बावजूद एक की चपेट में आने के बाद उसकी सांसें लगभग थम गईं। इतनी भयानक शक्ति। सिमा जियान का हमला, जिसकी वह लंबे समय से योजना बना रहा था, उतना आसान नहीं था। दृश्य इस प्रकार था, नीचे मोटा आदमी था, उसकी चर्बी बह रही थी और बीच में उसकी छाती और पेट पर एक बड़ी धातु की गेंद दबी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ गंजा पुजारी सिमा जियान था।
बैंगनी बिजली चमकी और तुरंत दोनों बिजली घरों के बीच प्रकाश की विशाल गेंद बैंगनी हो गई। विशाल प्रकाश के गोले के आसपास की धातु एक ही समय में खुल गई, जिससे अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट हुआ। बूम 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 बूम। अनगिनत बैंगनी बिजली के बोल्टों के साथ 9 भयानक धमाकों ने सम्राट के शरीर को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। वह लड़ना चाहता था, लेकिन सिमा जियान, जिसे उसकी पूरी ताकत से दबाया गया था, ने उसे कसकर पकड़ रखा था, चाहे वह कुछ भी कहे, हिलने में असमर्थ थी। वे दोनों बहुत करीब थे और इसके कारण सिमा जियान को पर्पल थंडर तोप के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिससे बिजली के बोल्ट के कारण उसके पूरे शरीर से कर्कश आवाजें निकलने लगीं। महाकाव्य कवच के नीचे जलते हुए मांस की हल्की गंध आ रही थी। लेकिन सिमा जियान बहुत बहादुर थी, जिसने भयानक बिजली के बोल्टों को एक दूसरे पर बमबारी जारी रखने दी। सौभाग्य से न तो उसके और न ही गंदे सम्राट के बाल थे, अन्यथा इन दोनों के बाल विस्फोटक होते। ये दृश्य बहुत ही साहसी था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी लड़ाई ऐसे मंजर में तब्दील हो जाएगी। सिमा जियान ने काफी कष्ट सहे थे, लेकिन जिसने सबसे अधिक कष्ट सहा वह गंदा सम्राट था। भयानक पर्पल लाइटनिंग पर्पल तोप उसके शरीर के केंद्र से टकराती रही और उसके शरीर पर वसा की सुरक्षात्मक परत थोड़ी सी सिकुड़ गई थी। फाउल सम्राट की आत्मा की आग तीव्रता से स्पंदित हुई। हर बार जब उसका विशाल शरीर कांपता था, तो बड़ी मात्रा में चर्बी बाहर निकल जाती थी। इस बार उन्हें गंभीर चोट लग गई। हालांकि यह आदमी 10 महान मरे हुए राजाओं में से एक था और उसने निश्चित रूप से असहाय होकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की थी। 9वें विस्फोट के अंत में सिमा जियान को अचानक अपने विशाल शरीर में तनाव महसूस हुआ, जो पिछली कोमलता से बिल्कुल अलग था। इससे पहले कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, चांदी सफेद रोशनी की चमक के साथ सिमा जियान का शरीर उसकी विशाल प्रकाश की गेंद के साथ गायब हो गया। अगले ही पल गंदे सम्राट के शरीर से एक उन्मादी विस्फोट फूट पड़ा। ये चर्बी, वसा, मांस, अंग और हड्डियां थीं। यह एक भयानक तूफान में बदल गया जो हजारों मीटर व्यास तक फैल गया। परिणामस्वरूप अन्य युद्ध क्षेत्रों पर मनुष्य और मरे हुए योद्धा जहर से भरे फैटी की चपेट में आने के डर से घबराहट में बचते रहे। जब सिमा जियान फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में था। हालांकि उसका शरीर तेजी से सिकुड़ रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लॉन्ग हाओचेन के हाथ में शाश्वत तलवार ने हवा में एक सुंदर चाप खींचा और 100 मीटर लंबी प्रकाश की धार पतली हवा से प्रकट हुई, जो मरे हुए प्राणियों के निर्णय के शूरवीर और ड्रैगन राजा को जबरन पीछे धकेल रही थी। ओसियस। उसी समय उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे प्रकाश की 3 गेंदों के बीच प्रकाश की वह हरी गेंद तुरंत उड़ गई और सिमा जियान के शरीर पर गिर गई। सिमा जियान ने पहले ही गंदे सम्राट पर हमला करते हुए अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी। उस पल में न केवल वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग कर रहा था, बल्कि वह प्लेग के क्षरण से भी पीड़ित था। जैसे ही हरी रोशनी का गोला उसके शरीर पर पड़ा, उसे तुरंत अपने शरीर पर ठंडक का एहसास हुआ, जिससे उसे अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद उनके शरीर का जहर पूरी तरह सूख गया। हरी रोशनी की चमक के साथ सिमा जियान को एक सौम्य बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया, जो हाओयू के विकास की दिशा में गिर रही थी। लॉन्ग हाओचेन ने पूरे युद्ध क्षेत्र को करीब से देखा और स्वाभाविक रूप से घृणित राजा और सिमा जियान के बीच घातक संघर्ष देखा। जैसे ही गंदे सम्राट का शरीर अकड़ गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। यदि सिमा जियान वहां रहती, तो सोल लिंक चेन की जीवन शक्ति के साथ भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाता और साथ ही वह सोल लिंक चेन के कारण दूसरों को प्रभावित करता। इस प्रकार उसने तुरंत सिमा जियान को अपने पक्ष में स्थानांतरित करते हुए फ्लैश डोमेन को सक्रिय कर दिया।